पीडीटी संपादित करें। वह इस समय सू रुइन से भी बात कर रही थी, ये देखने के लिए कि क्या वांग लिंग को जल्दी से एक अलग व्यक्ति बनाने का कोई तरीका है। अगर सू रुइन में अभी भी कुछ ताकत बची होती तो उसके पास एक रास्ता होता, लेकिन अब सू रुइन की लगभग सारी ताकत सू यून को दे दी गई थी और उसके पास वास्तव में एक और साधु बनाने के लिए कोई अतिरिक्त ताकत नहीं थी। बेशक एक और तरीका है जो दवाओं को परिष्कृत करने के लिए कीमिया का उपयोग करना है, जो शरीर में सुधार कर सकते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आध्यात्मिक ऊर्जा के अभाव के इस युग में इतनी अधिक औषधीय सामग्रियां नहीं हो सकती जिनका उपयोग रामबाण इलाज के रूप में किया जा सके। हो सकता है, लेकिन इसकी तलाश की जानी चाहिए। इस बात के लिए कि क्या इस युग की सामान्य औषधीय सामग्रियों का उपयोग इस प्रकार के अमृत को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, सू रुइन ने इसकी कोशिश नहीं की है और इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओल्ड वांग, मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से अजनबी बनने दूंगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। सू यून ने कहा, अरे मैं समझ गया। वास्तव में ये पहली बार था जब मैंने इतना भयानक एलियन और आपकी अजीब शक्ति देखी। मैं थोड़ा हैरान था। आपने मुझे उस समय ऐसा एहसास कराया जैसे कोई विशाल राक्षस मेरे सामने खड़ा हो, राक्षसी भय। वांग लिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। सू यून अजीब तरह से मुस्कुराए और आज का मामला फिर से समाप्त हो गया। जहां तक एलियन बयूरो की बात है, झाओई के जागने के बाद सू यून का मुकाबला डेटा और जानकारी तुरंत एलियन बयूरो मुख्यालय को भेज दी गई। एलियन बयूरो के मुख्यालय ने देश में इतने शक्तिशाली एलियन की अचानक उपस्थिति को बहुत गंभीरता से लिया, इसलिए झाओई द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से उन्होंने सूयू के पूर्वजों की लगभग सभी 8 पीढ़ियों की जांच की, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं था। इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली कि सू यून के पूर्वज एलियंस थे। निस्संदेह वे जिया साम्राज्य के बारे में केवल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ डेक्सिया की स्थापना के बाद से ही जानकारी पा सके, न कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ डेक्सिया की स्थापना से पहले। एलियन बयूरो निश्चित रूप से ऐसे शक्तिशाली अजनबी को अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा, लेकिन वे ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर सू यून वास्तव में एक बार विदेशी दुनिया के शिखर पर पहुंच जाती है तो आपको रोकना मुश्किल हो सकता है। सू यून अब एक अनिश्चित कारक है। ये स्थिर लगता है और इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक बार सू यून को गुस्सा आ गया तो ये ज्वालामुखी विस्फोट से कम खतरनाक नहीं होगा। विदेश मामलों के सामान्य प्रशासन ने सू यून के मामले पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की। कुछ दिनों बाद नाकाशु क्षेत्र, क्योटो शहर जिया साम्राज्य की राजधानी, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र और कुछ महत्वपूर्ण घरेलू संस्थानों का मुख्यालय है। वे सभी मूलतः क्योटो शहर में हैं। आज वे क्योटो शहर में तियानजियाटोंग मुख्यालय में भूमिगत इरेन बयूरो सम्मेलन कक्ष में हैं। मैंने विभिन्न शैलियों के कपड़े पहने पुरुषों और महिलाओं को मुस्कुराते हुए कार्यालय में जाते देखा। हाँ, सब लोग बहुत दिनों से नहीं मिले। हाल ही में कितना अच्छा हुआ, ये लोग एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। वहाँ ताओवादियों की पोशाक पहने हुए लोग हैं, कुछ भिक्षुओं की पोशाक पहने हुए हैं, बूढ़े और जवान। वे सभी तियानजियाटोंग इरेन बयूरो के 5 प्रमुख क्षेत्रों के प्रमुख हैं, साथ ही विदेशी दुनिया में विभिन्न कानूनी संगठनों के प्रमुख भी हैं। जिया साम्राज्य की विदेशी दुनिया में वर्तमान में मौजूद एलियंस की ताकत और कमजोरियों की अपेक्षाकृत आसानी से समझ में आने वाली रैंकिंग है और उन्हें जिया साम्राज्य में शीर्ष 10 सबसे मजबूत एलियंस कहा जाता है। वे हैं मार्शल आर्ट के सर्वोच्च, दक्षिणी सम्राट और उत्तरी सम्राट, 3 विभाजित विश्व और 4 ध्रुवों का प्रभुत्व। ये 10 अजनबी कौन हैं? सुप्रीम वुलिन का तात्पर्य है वुडांग झांग लिनफेंग। दक्षिणी सम्राट और उत्तरी सम्राट का उल्लेख है दक्षिणी सम्राट यूमेंगजुन और उत्तरी सम्राट झुयोंगमिंग। दुनिया का 3/3 हिस्सा संदर्भित करता है ताओवादी संप्रदाय से ताओवादी वुजी, बौद्ध संप्रदाय से मास्टर मिंगजुए और प्राचीन मार्शल आर्ट स्कूल से येक्स्यू। प्रभुत्व के 4 ध्रुवों का उल्लेख है। मूर्ति वाला ध्रुव लेई जेंटियन है, ताड़ का ध्रुव सिकोनग्रुई है, तलवार का ध्रुव वांग दिंगमिंग है और तलवार का ध्रुव ये नांजी है। ये 10 लोग वर्तमान में जिया साम्राज्य की विदेशी दुनिया में शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों के रूप में पहचाने जाते हैं। प्रत्येक शिविर में वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ हैं। अगर एलियन दुनिया में कुछ भी बड़ा होता है तो एलियन बयूरो इन 10 सेनाओं के लोगों को आने के लिए आमंत्रित करेगा। मोल भाव करना। अभिसिप के बैठने के बाद काली सैन्य वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कार्यालय में आया। यह अधेड़ उम्र का आदमी बहुत राजसी लग रहा था और उसमें शांति और अधिकार की आभा थी। ये व्यक्ति विदेश मामलों के सामान्य प्रशासन के निदेशक चेन दिंगहाई हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि वह एक अधिकारी है, उसे कम मत आंकिए। हालांकि यह व्यक्ति शीर्ष 10 ताकतवर लोगों में से नहीं है, लेकिन उसकी ताकत एलियन दुनिया में शीर्ष 3 में से एक हो सकती है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह अक्सर विदेशी दुनिया में नहीं घूमता है, इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया है। डायरेक्टर चेन, क्या बात है, आपने हम सबको मीटिंग के लिए क्यों बुलाया? एक मोटे बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह मोटा बूढ़ा आदमी जो बोला वह साधारण नहीं है, वह अगोचर लगता है।
वास्तव में वह उत्तरी सम्राट जू योंगमिंग हैं। उन्हें उत्तरी सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्स स्तर का अजनबी होने के अलावा जू परिवार का उत्तर में कोई प्रभाव नहीं है। लोग उस तक पहुंच सकते हैं। सीनियर जू, चिंतित मत होइए, मैं आप सभी को आने के लिए आमंत्रित करता हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी हैं। चेन डिंगहाई ने बैठने के बाद शांति से कहा। ये कहने के बाद चेन डिंगहाई ने अपनी बाईं ओर बैठी एक युवा लड़की पर नजर डाली। ये लड़की ज्यादा से ज्यादा 20 साल की लगती थी, लेकिन इस पद पर बैठने में सक्षम होने का मतलब था कि वह सत्ता के बहुत ऊंचे पद का प्रतिनिधित्व करती थी। मिस झांग, सीनियर चुनयांग हाल ही में कैसा कर रहे हैं? चेन डिंगहाई ने पूछा। जब लड़की ने चेन डिंग का सवाल सुना तो वह खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, निर्देशक चेन को धन्यवाद, मेरे मालिक के साथ सब कुछ ठीक है। ये लड़की झांग हेनलेई वुडांग झांग लिनफेंग की प्रशिक्षु है। यह मत सोचो कि वह जवान है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वुडांग की आंतरिक अमृत तकनीक मानव शरीर की उम्र बढ़ने को धीमा कर सकती है। दरअसल इस महिला की उम्र करीब 40 साल है। हाँ, मैं उस बूढ़े व्यक्ति के आशीर्वाद का आभारी हूँ। आखिरकार उसके विदेशी दुनिया में बैठे बिना जिया साम्राज्य इन वर्षों में इतना शांतिपूर्ण नहीं होता। ठीक है, बिना किसी देरी के मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। चेन डिंगहाई के बोलने के बाद उनकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। हर कोई एक ही समय में हैरान था। उन्होंने अपना ध्यान बगल में लगे हाई डेफिनेशन मॉनिटर की ओर लगाया। मॉनिटर पर जो चल रहा था वह सुयून का जियांगजू सिटी एलियन ब्यूरो में बर्बर लोगों को आसानी से हराने का वीडियो था। पहले तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने उस बर्बर को देखा जो त्यानजियाटों के कई कर्मचारियों के हमलों से सुरक्षित था, तो उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या ये जियांगजू शहर का एलियन ब्यूरो है जहां झाओ यी स्थित है? क्या हो रहा है? इस बड़े आदमी को विदेश से आया एक एलियन होना चाहिए, इतना मजबूत। वह एक लेवल एलियन होना चाहिए, है ना? मास्टर मिंगजू ने पूछा। झाओ यी उनके बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उन्हें जानते हैं। जल्दी मत पूछो, कृपया पढ़ना जारी रखें, चेन डिंगहाई ने संकेत दिया। फिर उन्होंने लेईहू और अन्य लोगों को मैदान पर आते देखा, लेकिन दुर्भाग्य से वे उन्हें रोक नहीं सके। अंत में उन्होंने झाओ यी को बर्बरीक को लात मारते हुए देखा और लात प्रतिद्वंद्वी के सिर पर लगी। यदि कोई बचाव नहीं होता तो उपस्थित लोग भी मौके पर बेहोश हो जाते। आखिरकार कोई भी अजेय नहीं है। लेकिन उनकी आश्चर्यचकित आंखों के नीचे बर्बर खड़ा हो गया और उसकी युद्ध शक्ति में और भी सुधार हुआ और उसने वास्तव में झाओ यी को बहुत तेज झटका दिया। यह शक्ति पहले ही इस स्तर को पार कर चुकी है। एक मजबूत अधेड़ उम्र का आदमी बड़बड़ाया। ये व्यक्ति क्वांजी लेई जेंटियन था। ये बच्चा झाओ यी मुसीबत में पड़ने वाला है, झाओ यी को जानने वाले एक बड़े बॉस ने कहा। निश्चित रूप से अगले ही पल बर्बर ने फिर से हमला किया और झाओ यी खतरे में था। वे सभी थोड़ा घबरा गए, लेकिन जब उन्हें लगा कि झाओ यी पर कोई बर्बर हमला करने वाला है तो झाओ यी के सामने एक बहुत ही कमजोर दिखने वाली आकृति दिखाई दी। उसके सामने प्रतिद्वंद्वी ने बर्बर की विशाल मुट्ठी को छूने के लिए अपनी उंगली बढ़ाई। ऐसा लगता है कि एलियन ब्यूरो ने इसे गुप्त रखने के लिए सुयून का चेहरा ढक दिया था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि एलियन वर्ल्ड के ये बड़े लोग सुयून को जाने, कम से कम अभी तक नहीं। अंत में जब वे स्तब्ध रह गए तो सुयून ने एक उंगली से बर्बरीक को दूर भगाया और बर्बरीक वहीं बेहोश हो गया। असंभव, एक ही समय में कई बड़े लोग भयभीत होकर खड़े हो गए। सुयून का तरीका बहुत अपमानजनक था। वे बर्बर के हमले को रोकने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे कभी भी उसका जवाब देने में सक्षम नहीं होंगे आसानी से। इस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों की नज़रें बदल गईं। हालांकि बड़े लोग खड़े होने से नहीं डर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से यह स्पष्ट था कि वे भी उतने ही हैरान थे। ठीक है, सब लोग कृपया इसे स्पष्ट रूप से पढ़ें। ये जियांगजू सिटी यिरेन शाखा से है। कुछ दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधी को हमने गिरफ्तार किया था, जिसे पारगमन के लिए जियांगजू शहर भेजा गया था। इसी दौरान बड़ा आदमी अचानक उठा और बड़ा हंगामा कर दिया। ये बड़ा आदमी कंट्री एम का लेवल एलियन है। आप सभी ने देखा कि आगे क्या हुआ, चेन डिंगहाई ने समझाया। जो लोग खड़े थे वे धीरे धीरे बैठ गए और सम्मेलन कक्ष में अचानक सन्नाटा छा गया। वे सभी समझ गए कि चेन डिंगहाई ने उन्हें यह वीडियो देखने के लिए क्यों कहा। लगभग 1 मिनट तक सभी के चुप रहने के बाद कोई बोला, निर्देशक चेन, हमें यह वीडियो दिखाने का उद्देश्य क्या है? 60 या 70 वर्ष के एक बूढ़े ताओवादी से पूछा। ये शख्स है लोंगहुशन झाओ वूजी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 20 साल के किसी युवा के लिए सीनियर चुनयांग की ऊंचाइयों तक पहुंचना संभव है? जैसे ही यह प्रश्न सामने आया, उपस्थित विदेशी दुनिया के बड़े लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके दिल कांप उठे। क्या आप कह रहे हैं कि वीडियो में जो महिला विदेशी शक्तिशाली पुरुषों को एक उंगली से उड़ा देती है, वह वास्तव में सिर्फ 20 साल की एक लड़की है? किसी ने चेन डिंगहाई के प्रश्न में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। बिग बॉस का रिमाइंडर सुनकर बाकी लोग तुरंत होश में आ गए। मैं देखता हूं, मैं समझता हूं।
मैं चाहता हूं कि हम इस लड़की की ताकत का आकलन करें। पूरे सम्मान के साथ, अगर हम अभी वीडियो की स्थिति के आधार पर फैसला करें, तो ये लड़की स्वर्ग और इंसानों के दायरे में पहुंच सकती है। जू योंगमिंग ने अपने चेहरे पर नजर डालते हुए कहा। गंभीरता से उत्तर दिया। बाकी एलियन बॉस इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। इस लड़की की ताकत लेवल एक्स, जो कि एस लेवल है, से ऊपर होनी चाहिए। जिया देश की विदेशी दुनिया में एस स्तर को एक स्वर्गीय प्राणी कहा जाता है, और वर्तमान में केवल एक ही स्वर्गीय प्राणी है, वह वुडांग झांग लिनफेंग है। लेकिन उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि झांग लिनफेंग किस स्थिति में है। तो फिर कृपया दूसरा वीडियो देखें और सुनिश्चित करें। चेन डिंगहाई ने अचानक सभी के लिए एक और वीडियो चलाया। इस बार जो दिखाया गया वह एलियन ब्यूरो के 2 लोगों पर हमला करने के लिए सुयुन द्वारा साधनों का उपयोग करने का दृश्य था। इस बार आश्चर्य ताओवादी लोगों को हुआ। यह गति, स्थिरीकरण मंत्र, वायु रक्षा, कारावास, क्या ये सभी ताओवादी तरीके नहीं हैं? जो लोग ताओवादी बॉस नहीं हैं वे इन तरीकों को पहचान सकते हैं। अन्य स्कूलों के यिरेन मालिकों ने ताओवादी संप्रदाय के यिरेन को देखा, विशेष रूप से झाओ वुजी और झांग हनलेई, क्योंकि वे 2 सबसे अधिक प्रतिनिधि थे। इस समय दोनों लोग सु यू की विधियों को बार बार देखते रहे, और अंततः वे मूल रूप से आश्वस्त थे कि दूसरे पक्ष द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि ताओवादी विधि थी। ऐसा कोई व्यक्ति कैसे प्रकट हो सकता है? यदि ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति हमारे ताओवादी संप्रदाय में प्रकट होता, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मुझे इसके बारे में पता न चलता। झाओ वुजी ने उग्र दृष्टि से कहा। ताओवादी संप्रदाय के शीर्ष नेताओं के रूप में वे कुछ ऐसा जानते हैं जो दूसरों को नहीं पता है, यानी कई साल पहले कृषकों का एक युग था और उनके जिया साम्राज्य की वर्तमान पद्धतियां उस भूले हुए युग से चली आ रही हैं। इस लड़की के स्वयं के बयान के अनुसार उसने कहा कि उसे गलती से अपने पूर्वजों से चली आ रही एक प्राचीन कलाकृति प्राप्त हुई थी, और उसमें उनके पूर्वजों की आध्यात्मिक चेतना का एक निशान छिपा हुआ था, और फिर वह आध्यात्मिक चेतना के एक निशान के माध्यम से एक अजीब व्यक्ति बन गई। चेन डिंगहाई ने इसे देखा। उसने कहा कि जानकारी उसके हाथ में है। आध्यात्मिक चेतना की विरासत, यह हमारे ताओवादी संप्रदाय की किंवदंती में ये कम से कम एक जादुई शक्ति है जो केवल नींव निर्माण क्षेत्र में चिकित्सकों के पास हो सकती है। आपने अपने जीवनकाल के दौरान जो कुछ भी अनुभव किया है उसे अपनी आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं, ताकि युवा पीढ़ी भटकने से बच सके और तेजी से विकास कर सके। निर्देशक चेन, ये लड़की कौन है? कृपया पिंडाओ को बताएं कि यह लड़की हमारे ताओवादी संप्रदाय का रहस्य छिपा रही होगी। झाओ वुजी स्थिर नहीं बैठ सके। ताओवादी संप्रदाय का उस इतिहास से बहुत पतन हो गया है जिसका वे वर्तमान में पता लगा सकते हैं। ये संप्रदाय की अपूर्णता के कारण है कि लगभग कोई भी स्वर्ग और मनुष्य के दायरे तक नहीं पहुंच सकता है। वह झांग लिनफेंग इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम था क्योंकि वुडांग के पास सच्चे मार्शल आर्ट रहस्यों की एक पंक्ति है जो आध्यात्मिक चेतना की विरासत के समान है। जब तक योग्यताएं पर्याप्त हैं, पिछली पीढ़ी का नेता गुप्त तकनीकों का उपयोग करके अपने चुने हुए उत्तराधिकारी को वह सब कुछ दिला सकता है जो उसके पास है। अन्य संप्रदायों के पास टिकने का ऐसा कोई साधन नहीं है। जैसे ही झाओ वुजी ने ये शब्द कहे, चेन डिंगहाई ने तुरंत भौहें चढ़ा दी, और एलियंस के अन्य संप्रदायों ने भी छोटी गणना की, क्योंकि अगर दूसरे पक्ष के पास वास्तव में कोई गुप्त विधि है जो लोगों को स्वर्गीय प्राणी बना सकती है, तो ये सभी एलियंस के लिए एक बड़ा झटका होगा। यह उपयोगी है। दाओमिन परिवार के लिए इसका लाभ उठाना कैसे संभव हो सकता है? मास्टर वुजी, क्या आप बहुत उत्साहित हैं? चेन डिंगहाई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। इस वाक्य ने तुरंत झाओ वुजी को ठंडे पानी के बेसिन की तरह जगा दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, क्योंकि यह अभी तक निश्चित नहीं है, भले ही इसकी पुष्टि हो गई हो। मुझे डर है कि एलियन ब्यूरो उस व्यक्ति को उन्हें सौंपने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि एक बार एलियन को स्वर्गीय प्राणी बनने के रहस्य में महारत हासिल करने की अनुमति मिल गई तो यह जिया साम्राज्य और यहाँ तक कि पृथ्वी के लिए एक बड़ी आपदा होगी। प्रभाव, वे सभी जानते हैं कि स्वर्गीय प्राणी कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन मूल रूप से उन्हें अब मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, हर किसी के माध्यम से मैं मूल रूप से स्थिति को समझ गया हूँ। बैठक खत्म हो गई है। वैसे मुझे आशा है कि आप एक दूसरे के हिसाब किताब से नहीं खेलेंगे। मुझे पता है कि आप में से कई लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में जिया गुओ कभी इसकी अनुमति नहीं देगी। चेन डिंगहाई खड़े हो गए और उन लोगों पर गलत इरादे से नजर डाली। विदेशी दुनिया स्थिर प्रतीत होती है और विदेशी ब्यूरो के आदेशों का पालन करती है, लेकिन निजी तौर पर हर किसी के अपने विचार होते हैं। अगर और कुछ नहीं तो आइए 100 साल से भी पहले डेक्सिया गणराज्य के अंत के बारे में बात करें। यह एक अराजक युग था और विदेशी दुनिया भयंकर रूप से लड़ रही थी। एलियंस के एक समूह ने एक प्राचीन संप्रदाय की गुफा की खोज की और उन्हें उसमें से एक पुस्तक प्राप्त हुई। यह एक संपूर्ण साधना मानी जाती है। लोगों के इस समूह ने इस मानसिक पद्धति को प्राप्त करने के बाद वास्तव में उन्हें एक के बाद एक अजीब और शक्तिशाली पद्धतियों का एहसास हुआ।
जब विदेशी दुनिया के विभिन्न संप्रदायों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इन लोगों का पता लगाने के लिए बड़ी संख्या में शिष्यों को भेजा जिन्होंने गुप्त विधि प्राप्त की थी। लोग अंत में गुप्त तकनीक प्राप्त करने वाले लगभग 2/3 एलियंस को पकड़ लिया गया या मार दिया गया और शेष लोग गुमनाम रूप से गायब हो गए। इस घटना से पता चलता है कि विदेशी दुनिया इस खास साधना पद्धति को लेकर काफ़ी चिंतित है। इसलिए ज़िया साम्राज्य की स्थापना के बाद इन मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से विदेशी ब्यूरो की स्थापना की गई थी, क्योंकि एक बार विदेशी दुनिया में उथल-पुथल होने के बाद दुनिया में कोई शांति नहीं होगी। चेन डिंगहाई का अनुस्मारक वास्तव में एक खतरा है, लेकिन अगर ये लोग सतह पर जांच करने की हिम्मत नहीं करते हैं तो इसे गुप्त रूप से कौन नियंत्रित कर सकता है। सू यून को फिर से देखो। एक हफ्ते बाद आखिरकार पैसे इकट्ठा करने का समय आ गया। पैसे आने के बाद सू यून को बड़ी मात्रा में कुछ सामान खरीदना पड़ा। यदि और कुछ नहीं तो उसके पिछले कपड़े मूलतः बेकार थे। वह हमेशा अनुचित कपड़े नहीं पहन सकती थी, अपने आप को असहज करें। सौभाग्य से श्रीलिन ने अपनी बात रखी। उन्होंने एक हाई एंड रेस्तरां में मिलने के लिए सू यून और वांग लिंग के साथ अपॉइंटमेंट लिया। हा मिस सू, जियो वांग फिर से मिलते हैं। श्रीलिन ने सू यून और वांग लिंग को बहुत विनम्रता से बैठने के लिए कहा। बैठने के बाद उन्होंने सीधे मुद्दे पर कहा, बॉस लिन, मेरा इनाम कहाँ है? सू यून ने सीधे मुद्दे पर पूछा। ये देखकर श्रीलिन ने तुरंत मुस्कुराते हुए एक कार्ड निकाला और सू यून के सामने रख दिया। हम व्यवसाय अपनी बात रखते हैं। यहाँ 10 लाख हैं। हमारा प्रत्येक परिवार सैकड़ों हजारों का भुगतान करेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या सुश्रीसु कीमत से संतुष्ट हैं। श्रीलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वांग लिंग ने सुना कि कार्ड में 10 लाख हैं तो उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बॉस इतने उदार होंगे, लेकिन इन लोगों ने सू यून को जितना भुगतान किया उससे कहीं अधिक पैसा कमाया। उस जगह पर एक लाश छिपी हुई थी और उनके मालिक तुरंत दावा दायर करने के लिए रियल एस्टेट कंपनी के पास गए। यह एक जटिल मामला है और रियल एस्टेट कंपनी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। रिफंड के अलावा कई कंपनियों का किराया ये परिसमाप्त क्षति का भी भुगतान करेगा। परिसमापित क्षति किराए का 5 गुना है और उनमें से कई ने एक समय में कई वर्षों के लिए किराए का भुगतान किया है, इसलिए प्रत्येक परिवार को मुआवजे में लाखों मिले। वास्तव में यदि सू यून को धन चाहिए था तो इसके कई तरीके थे, केवल औपचारिक स्रोतों से और अनियमित स्रोतों से। उसने पूर्व को चुना। ठीक है, मैं भी लालची नहीं हूँ। मुझे पता है कि कई मालिकों ने रियल एस्टेट कंपनी से इस बार मुआवजा देने के लिए कहा होगा और उन्होंने शायद बहुत पैसा कमाया होगा। सू यून एक दर्पण की तरह सोच रही थी। ये सुनकर मिस्टर लिन शर्मिंदा हो गए, लेकिन इस समय वांग लिंग ने बात की। मिस्टर लिन, मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही कंजूस हैं। मुझे पता है कि हमारी कंपनी को 5 मिलियन युआन से अधिक का मुआवजा दिया गया था, जिसका मतलब है कि आप लोगों ने शायद कुल मिलाकर 10 लाख कमाए हैं। आपने इतना अधिक कमाया है, लेकिन हमें केवल 10 लाख ही दिए। यह वांग लिंग ने अचानक भौहें चढ़ा दी और याद दिलाया। सू यून स्तब्ध थी। वह निश्चित नहीं थी कि वांग लिंग क्या करने जा रहा है, लेकिन उसने वांग लिंग को नहीं रोका। ठीक है। अरे जियो वांग, आपकी जानकारी काफ़ी सटीक है। वास्तव में हमारा परिवार 2 पारिश्रमिक तैयार कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। श्रीलिन ने एक और बैंक कार्ड निकाला। इसे मेज पर रख दें, जबकि वांग लिंग को परेशान करने के लिए गुप्त रूप से कोसें, क्योंकि अगर वांग लिंग ने कुछ नहीं कहा तो वह शायद सारा पैसा अपने पास रख लेगा। जब सू यून ने यह दृश्य देखा तो वह अंततः समझ गई। ये लड़का थोड़ा भयावह था। ये 2 मिलियन था, लेकिन उसने इनाम के रूप में केवल 10 मिलियन ही निकाले और बाकी मिलियन रखना चाहता था। इस बार ये लगभग पूरा हो चुका था। दरअसल अगर वांग लिंग चाहता तो वह थोड़ा और खोद सकता था, लेकिन ज़्यादा लालची न होना ही बेहतर था। अरे मिस्टर लिन, साथ काम करके खुश हूँ। हा। वांग लिंग हंसे। वह इतने सालों से इन कंपनियों में काम कर रहे हैं और उन्हें इन कंपनियों के मालिकों के स्वभाव की बहुत स्पष्ट समझ है। वैसे मिस सू, क्या आपके पास कुछ और व्यवसाय करने का कोई विचार है? मिस्टर लिन ने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ बदल रही थी। ये सिर्फ सू यून और वांग लिंग को ये बताने के लिए नहीं है कि वह जानता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें काम करने की ज़रूरत है, और अगर सू यून वास्तव में दूसरों की मदद करने में सक्षम है तो वह इससे लाभान्वित भी हो सकता है। ओह, क्या बॉस लिन हमें व्यवसाय से परिचित कराने जा रहे हैं? सू यून तुरंत समझ गई। श्रीलिन उच्च वर्ग के सदस्य हैं और उनके संबंध वांग लिंग से कहीं अधिक बड़े होंगे। जब से सू यून को इस दुनिया में यिन और यांग के अराजक नियमों के बारे में पता चला, उसने समझ लिया कि लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली बुरी आत्माएं अक्सर होती होंगी। चूंकि यह अक्सर होता है, इसलिए व्यवसाय भी होना चाहिए। पूरा जियांगजू शहर इतना बड़ा है, निश्चित रूप से कुछ सामान्य लोग नहीं हैं जिन्हें बुरी आत्माओं ने नुकसान पहुंचाया है, उन्हें बस उनकी तलाश करने की जरूरत है। हाँ, मैंने अभी सुना है कि जियांगजू शहर में वांडाई ग्रुप के चेयरमैन के घर पर कुछ अजीब हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है।
वह बिना किसी कारण के पागल हो गई, जैसे वह पागल हो। उसने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। खैर, मैंने कई प्रसिद्ध जादूगरों को भी आमंत्रित किया, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। बॉस लिन ने शिकायत की। जब सू यून ने यह सुना तो वह गहरी सोच में पड़ गई, लेकिन क्या हो रहा था ये जानने के लिए सू यून को इसे अपनी आंखों से देखने की जरूरत थी। केवल बॉस लिन के स्थिति के सामान्य परिचय को सुनना निश्चित रूप से अर्थहीन होगा। ये लोगों को पागल बना सकता है, जैसे कि उन पर किसी दुष्ट आत्मा का साया हो। बहुत सी संभावनाएं हैं। यदि ये किसी वास्तविक बीमारी के कारण नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह किसी बुरी आत्मा के वश में है, या किसी ने इस पर जादू कर दिया है। केवल 3 संभावनाएं हैं। पहले प्रकार को हल करना कठिन है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये दिनों की बातें हैं। सू रुइन के सुनहरे दिनों में भी उनकी नियति को बदलना असंभव था। बेशक, इसका मतलब केवल यह है कि 10,000 साल पहले यह असंभव था। आखिरकार 10,000 साल पहले स्वर्ग के नियम उतने अच्छे नहीं थे जितने अब हैं। बहुत अधिक स्थिर। आप पहले पूछ सकते हैं, यदि दूसरा पक्ष मुझे आकर देखने को तैयार है तो मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। लेकिन आइए पहले एक समझौता करें। यदि मरीज ठीक हो जाता है तो इनाम कितना होगा, इस पर अंतिम फैसला हमारा है। सू यून ने कहा। यह सुनकर श्री लिन तुरंत हंस पड़े। हाँ, कोई समस्या नहीं। एक बार जब मैं उनके साथ इस पर चर्चा कर लूंगा तो मैं जियो वांग को तुरंत सूचित करूंगा। वैसे, क्या आप सचमुच जियो वांग की कंपनी में नहीं आने वाले हैं? मेरे पास वहाँ एक विभाग है जिसे एक पर्यवेक्षक की आवश्यकता है। क्या आपकी रुचि है? नहीं। श्री लिन ने अचानक वांग लिंग की ओर देखा। जब से श्री लिन ने अपनी इमारत में लाश छुपाने के मामले का अनुभव किया, उन्हें और अधिक महसूस हुआ कि सू यून एक विशेषज्ञ थी। यदि वह किसी विशेषज्ञ से दोस्ती कर सके तो यह निश्चित रूप से उसके करियर के लिए सहायक होगा। लेकिन वांग लिंग ने अपना सिर हिला दिया। भूल जाओ, अब से मैं बस उसके साथ घूमूंगा। वांग लिंग ने सू यून की ओर देखा और कहा। मिस्टर लिन ने बहुत जोर नहीं लगाया। ठीक है, तो मैं पहले निकलूंगा। मैं बंदाई ग्रुप जा रहा हूँ। श्री लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये श्रीमान लिन निश्चित रूप से एक इंसान हैं। सबसे पहले बंदाई ग्रुप के चेयरमैन ने किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय कराया जो उनकी बेटी की बीमारी ठीक कर सकता है। भले ही बीमारी ठीक न हो, फिर भी उसके पास उसके करीब जाने और उसे अच्छा महसूस कराने का एक कारण होगा। यदि इलाज अच्छा है तो वह बंदाई समूह का दाता है। बंदाई ग्रुप के चेयरमैन की इकलौती बेटी है और यह उनकी अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्री लिन के जाने के बाद वांग लिंग ने 2 बैंक कार्ड उठाए, उत्साह से उछल पड़े और सू यून को जोर से गले लगाया। हालांकि जब वह सू यून को गले लगाने वाला था तो वह तुरंत स्तब्ध हो गया। अरे दूसरे भाई, चलो अभी से शुरू करते हैं। उसे एक अमीर आदमी माना जाएगा और उसे अब दूसरों पर निर्भरता का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। वांग लिंग उत्साह से मुस्कुराया। सच कहूं तो अगर यह पहले सू यून होती तो वह निश्चित रूप से कान तक मुस्कुरा रही होती, लेकिन उसके लिए अब अगर वह पैसा चाहती है तो उसके पास उतना पैसा हो सकता है जितना वह चाहती है। ओल्ड वांग, पैसे या किसी भी चीज़ के बारे में बहुत उत्साहित मत हो। वास्तव में अगर मैं इच्छुक हूं तो मेरे पास एक आसान तरीका है। सू यून ने कहा। मैं क्या कर सकता हूं? वांग लिंग स्तब्ध था। हाँ, चलो मेरे साथ नदी पर चलें, सू यून ने कहा। वांग लिंग भ्रमित था, लेकिन फिर भी वह सूयू को मोटरसाइकिल पर तियानजियांग नदी तक ले गया और सूयू ने उसे नदी का एक हिस्सा ढूंढने के लिए कहा जहां कोई नहीं था। उन्हें नदी के उस हिस्से तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया जहां कोई निवासी नहीं था। यहां पहुंचने के बाद सू यून ने वांग लिंग को नदी के किनारे ले जाने से पहले चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई वहां तो नहीं है। अरे, हम उपनगरों में क्यों जा रहे हैं? वांग लिंग हैरान था। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? आइए मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे अधिक लाभदायक क्या है। सू यून रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए। वांग लिंग बहुत जिज्ञासु था, इसलिए उसने सू यून का नदी के किनारे तक पीछा किया। नदी के किनारे पहुंचने के बाद सू यून ने नदी के पानी पर नजर डाली, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने हाथ उठाए और हाथ की मुहर बनाई और उसके शरीर से जादुई शक्ति का विस्फोट हुआ। वह फैल गया, नदी में चला गया और कीचड़ में तैरते हुए नदी के तल पर मिट्टी में गहराई तक घुस गया। लगभग कुछ मिनटों के बाद सू यून ने जादुई शक्ति वापस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जब जादुई शक्ति वापस ली गई तो नदी से बड़ी मात्रा में सुनहरी रेत निकली। रेत सू यून के हाथों में इकट्ठी हो गई और एक साथ निचुड़कर एक चमकदार सुनहरी ईंट में बदल गई। क्या मैं जाऊं? ये सोने की ईंट नहीं हो सकती, ठीक है। वांग लिंग को तुरंत समझ आ गया कि सू यून ने जो कहा वह सबसे लाभदायक तरीका था। अन्यथा मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सुनहरे तत्वों को एक साथ लाने के लिए 5 तत्वों के मंत्र का उपयोग किया। ये बिल्कुल 100% शुद्ध सोना है। बस सोने का ये टुकड़ा, इसकी कीमत करोड़ों में है। सू यून हंसी। क्या उसने सोने की ईंट वांग लिंग को दी थी?
वांग लिंग को इसे पकड़ने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता थी। ये बहुत भारी था। अरे कोई आश्चर्य नहीं, तुम साधु होने में इतने अच्छे हो कि तुम जब चाहो सोना बना सकते हो। वांग लिंग अवाक था। सोना कुछ भी नहीं है। सू यून ने अपना हाथ हिलाया और ईंटें तुरंत सुनहरी रेत में बदल गईं और गायब हो गईं। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से 5 तत्वों का मंत्र इस्तेमाल किया। इस बार सू यून ने बड़ी मात्रा में कार्बन तत्वों को बुलाया और एक मुट्ठी जितना बड़ा हीरा संघनित हो गया। इतना बड़ा हीरा, मुझे डर है कि इसे करोड़ों शब्दों में मापा जाना चाहिए। वांग लिंग सुन्न हो गया। ये कहना कोई मजाक नहीं है कि भिक्षु सर्वशक्तिमान होते हैं। 10,000 साल पहले सोने और चांदी के खजाने जैसी चीजें बेकार थीं। कम से कम भिक्षुओं की नज़र में तो वे महज बेकार धातु और बेकार थे। जब तक ये 5 तत्वों के भीतर एक पदार्थ है, सू यून इसे 5 तत्वों के संश्लेषण के माध्यम से बना सकता है। जब तक कि पृथ्वी पर ऐसे कोई तत्व न हो, लेकिन दुर्भाग्य से पृथ्वी मूल रूप से 5 तत्वों से निर्मित है। मेरे लिए पैसा पहुंच के भीतर है, लेकिन जो चीज़ प्राप्त करना बहुत आसान है वह अर्थहीन है। सू यून ने हीरे को झटका दिया और वह तुरंत गायब हो गया। वांग लिंग मूल रूप से समझ गए थे कि सू यून का क्या मतलब है। सू यून अभी मजे कर रही थी और उसे इन चीज़ों के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। उफ, मैं समझ गया मेरे महान गुरु, चलो टहलने चलें। हमारे पास बहुत पैसा है। चलो कुछ मौज मस्ती करने के लिए शहर चलते हैं। क्या तुम कुछ खरीदना नहीं चाहते हो? ये समय है कि जाओ और उन सभी चीज़ों को सुलझाओ जिन्हें तुम खरीदना चाहते हो। वांग लिंग ने सू यून की बाहों को गले लगाया। कंधा हंसा। ये लड़का फिर से कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया और भूल गया कि सू यून अब एक महिला थी, लेकिन सू यून ने उसे कुछ भी याद नहीं दिलाया। दरअसल वह वांग लिंग से बहुत दूर नहीं रहना चाहती थी। हम क्षमा करें, मैं फिर से भूल गया। वांग लिंग ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे ही उसने सू यून को छुआ, वह तुरंत पीछे हट गया। ठीक है, मैं इस छोटी सी बात पर आपसे बहस नहीं करूंगा। मुझे याद है मैंने ये तब कहा था जब मैं कॉलेज में था। यदि मैं भविष्य में समृद्ध हुआ तो तुम तीनों को अवश्य समृद्ध बनाऊंगा। बात सिर्फ इतनी है कि मेरी वर्तमान स्थिति आपके लिए सुविधाजनक नहीं है। बहुत से लोग जानते हैं कि वे दोनों आप पर भरोसा करते हैं, इसलिए यह मत कहिए कि आपका मुझसे कोई लेना देना है। सू यून ने याद दिलाया। सू यून द्वारा उल्लिखित उनमें से 2 स्वाभाविक रूप से सू यून और वांग लिंग के अन्य 2 कॉलेज रूममेट थे। वांग लिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर अपनी हंसी नहीं रोक सका। तुम लोग, क्या तुम सचमुच हम तीनों की अकेले देखभाल करने की योजना बना रहे हो? क्यों नहीं? यदि आप में क्षमता नहीं है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। जब आपके पास क्षमता है तो क्यों नहीं? सू यून ने पूछा। वांग लिंग अनजाने में मुस्कुराया और आखिरकार वे दोनों फिर से मोटरसाइकिल पर बैठे और शहर लौट आए। जब वे शहर लौटे तो सबसे पहले उन्होंने सू यून के लिए कपड़े खरीदे। लेकिन जैसे ही वे कपड़े की दुकान में दाखिल हुए, सू यून अचानक स्तब्ध रह गईं। एक पल के लिए, अगले ही पल उसका स्वभाव और आचरण बदल गया। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह सू यून के वश में है। सर, मिस, क्या आप कुछ कपड़े खरीदना चाहती हैं? मुझे यहाँ अभी नवीनतम पुरुषों और महिलाओं के कपड़े मिले हैं। कपड़े की दुकान के वेटर ने जब सू यून और वांग लिंग को अंदर आते देखा तो तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, पहले मुझे देखने दो। क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ, है ना? सू यून ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है। वेटर ने सू यून को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि सू यून ने खराब फिटिंग वाले पुरुषों के कपड़े क्यों पहने हुए थे। सू यून को फिर से देखते हुए सू यून पर सू यून का कब्जा हो जाने के बाद उसकी चेतना सू यून के साथ बदल गई। अरे, आराम से रहो और अपना राज मत खोलो। जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे लिए समझाना आसान नहीं होगा। सू यून ने सिरदर्द के साथ याद दिलाया। ये वह नहीं थी जो इन चीज़ों को खरीदना चाहती थी, ये सू यून थी जो इन्हें खरीदना चाहती थी। उन्होंने कहा कि इस युग में आकर यदि आपने इनका अनुभव नहीं किया तो यह व्यर्थ होगा। उसे सेकंड हैंड तैयारी माना जा सकता है। सू यून के शरीर को बदलने से पहले उसने अपनी आत्मा और सू यून की आत्मा के बीच किसी तरह का संबंध बनाया, ताकि शरीर पर कब्जा करने में असफल होने के बाद उसे अपनी आत्मा को खोने से रोका जा सके। मुझे मत बताओ, यह महिला वास्तव में सतर्क है और उसने वास्तव में सही दांव लगाया है। वह शव को जब्त करने में विफल रही। सामान्य परिस्थितियों में वह जीवित नहीं रहेगी और सू यून द्वारा निगल ली जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में आत्मा को जोड़ने की तकनीक ने काम किया और सू यून को बचा लिया। इसका मतलब यह है कि सू यून अब शरीर के 3/7वें हिस्से पर कब्जा कर लेती है। लगातार मजबूत बने रहने के लिए सू यून केवल सू यून के कुछ अनुरोधों पर सहमत हो सकती थी जिन्हें वह पूरा कर सकती थी। अर्थात यदि सू यून उसके शरीर का उपयोग करना चाहती थी तो सू यून के इरादे का उल्लंघन किए बिना मना नहीं कर सकती थी। कुछ समय पहले सू यून ने खरीदारी करने और इस युग में महिलाओं की जीवन शैली का आनंद लेने का प्रस्ताव रखा था। सू यून बहुत प्रतिरोधी थी, लेकिन वह केवल इसे स्वीकार कर सकती थी।
TSC, TSK, आपके युग की महिलाओं के कपड़े वास्तव में खुले विचारों वाले और खुलासा करने वाले हैं। ये पहली बार है जब सू रुइन आधुनिक महिलाओं के कपड़े देखने आईं। हालांकि मैंने सड़क पर कुछ लोगों को देखा, जून की मौसम अभी भी अपेक्षाकृत ठंडा था, इसलिए मैंने बहुत से लोगों को अच्छे कपड़े पहने हुए नहीं देखा। सू रुइन की नज़र में ये आधुनिक कपड़े अपने समय में चुड़ैलों के कपड़ों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक हैं। सू रुइन के चेतन शरीर द्वारा पहने गए सियान कपड़े पहले से ही बहुत आकर्षक थे। इसमें केवल 2 खूबसूरत गोरी टांगें ही उजागर हुई थीं। अपने समय में इसे महिलाओं की एक अशोभनीय पोशाक माना जाता था, लेकिन अगर आधुनिक समय से तुलना की जाए तो सू रुइन बहुत रूढ़िवादी थीं। कुछ गंदी चीजें मत खरीदो, कम से कम तुम्हें मेरी राय तो पूछनी चाहिए। आखिरकार तुम मेरे शरीर का उपयोग कर रहे हो। सू यून ने पहले ही कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत लंबे विचारों वाले हो। सू रुइन ने अपनी आंखें घुमाईं, फिर वेटर को एक लंबी पोशाक की ओर इशारा किया। वह काली लंबी पोशाक, इसे उतारो और इसे पहनने का प्रयास करो, सू रुइन ने कहा। वेटर ने जल्दी से कहा, मिस, ये स्टाइल के नमूने हैं। यदि आप इन्हें आजमाना चाहती हैं तो आपको पहले अपने शरीर को मापना होगा और फिर मैं आपको कोशिश करने के लिए संबंधित आकार में वही स्टाइल लाऊंगा। आखिरकार यदि आकार उपयुक्त नहीं है तो संवेदी अनुभव अलग होगा। सू रुइन ने सिर हिलाया। अच्छा ठीक है, चलो इसे मापते हैं, सू रुइन ने संकेत दिया। वेटर तुरंत सू रुइन को ड्रेसिंग रूम में ले गया, फिर एक मापने वाला शासक लाया और सू रुइन को अपने कपड़े उतारने का इशारा किया। सू रुइन सू यून नहीं थी और वह महिलाओं के बारे में रक्षात्मक नहीं होगी। अरे इतनी आसानी से अपने कपड़े मत उतारो। आखिरकार मैं पहले एक आदमी था और मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो लापरवाही से अपने शरीर को विपरीत लिंग के सामने प्रदर्शित करता है। सू यून ने फिर से शिकायत की। पाखंडी, सू रुइन ने जवाब दिया। लेकिन वेटर के चेहरे पर फिर से अजीब भाव थे, क्योंकि उसने पाया कि उसके सामने की खूबसूरत लड़की ने वास्तव में पुरुषों के अंडरवियर पहने हुए थे, जो बहुत अजीब था। लेकिन जब उसने सोचा कि सू यून अभी वांग लिंग के साथ आई है तो उसने तुरंत गलत सोचा। जहां तक वांग लिंग का सवाल है, वह अभी भी कपड़े ढूंढ रहा था। यहाँ कपड़े सस्ते नहीं हैं। एक कपड़े की कीमत हजारों में होती है, लेकिन अब उसकी कीमत सैकड़ों में है। वान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ, तुम मुझे क्यों देखते रहते हो? सू रुइन ने पाया कि वेटर उसे घूर रहा था, इसलिए उसने पूछा। जब वेटर ने ये देखा तो उसने इस बार प्रतिक्रिया दी। उसने सू रुइन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराए। मिस, आपके शरीर का अनुपात बहुत अच्छा है। बात बस इतनी है कि आपके पास फिट होने वाला अंडरवियर नहीं है। जब सू रुइन ने यह सुना तो वह तुरंत समझ गया कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब है। ओह हाँ, क्या आपके पास यहाँ कोई उपयुक्त अंडरवियर है? यदि हाँ तो मुझे कुछ सेट दें, सू रुइन ने बिना शर्माए या दिल की धड़कन के कहा। सच कहूँ तो अगर सू यून खुद यहाँ आती तो शायद वह शर्मिंदगी से मर जाती। ठीक है, पहले मुझे तुम्हारा फिगर मापने दो। वेटर ने मापने वाले टेप से सू रुइन का माप मापना शुरू किया। दरअसल प्राचीन समय में लोगों को कपड़े खरीदते समय अपने शरीर का माप लेना पड़ता था। वेटर ने तुरंत इसका ध्यान रखा, खासकर जब उसने सू रुइन की कमर को मापा। वेटर बहुत ईर्ष्यालु था। वह कह सकती थी कि उसके सामने आए मेहमानों में उसके सामने वाली लड़की का शारीरिक अनुपात सबसे अच्छा था। ठीक है, माप हो गया है। आपका आंकड़ा छाती के लिए 85 सेमी, कमर के लिए 60 सेमी और कूल्हों के लिए 85 सेमी है। ये शरीर का बिल्कुल सही अनुपात है। मैं अंडरवियर और कपड़े लेने जा रहा हूँ, लड़की ने ईर्ष्या से कहा और उन्हें लेने के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर चली गई। कपड़े चले गए। जहां तक सू रुइन की बात है, वह ड्रेसिंग रूम में दर्पण के सामने खड़ी थी, बाएं और दाएं देख रही थी, इतनी दिखावटी लग रही थी कि सू यून अपनी नाक भींचने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि यह उसका अपना शरीर था, फिर भी उसने देखा कि सू रुइन द्वारा उसके शरीर का अत्यधिक प्रदर्शन किया जा रहा है। वह स्त्री मुद्रा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अरे दिखावा बंद करो, सू यून ने याद दिलाया। यह अच्छे स्वाद में नहीं है। यह आकृति मेरी मां के जीवित रहने से पहले की आकृति के अनुसार समायोजित की गई थी। ये निश्चित रूप से एक ऐसी आकृति है जो केवल सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के पास ही हो सकती है। मुझे नहीं पता कि इसकी सराहना कैसे करूं, सू रुइन ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। थोड़ी देर के बाद वेटर काले अंडरवियर का एक सेट और कपड़े लेकर आया जो सू रुइन को पसंद आए थे। ये पोशाक शरद ऋतु और सर्दियों में पहनी जाने वाली एक लंबी स्कर्ट थी, जो अधिक करीबी फिटिंग वाली थी। उसके अंदर रोआ था और वह बहुत गर्म था। मिस, क्या आपको मदद की ज़रूरत है? वेटर ने पूछा। सू रुइन के लिए आधुनिक महिलाओं के अंडरवियर पहनने का ये पहला मौका था और वह एक नौसिखिया भी थी। स्वाभाविक रूप से वह वेटर की मदद से इनकार नहीं करेगी। सू रुइन की सहमति मिलने के बाद वेटर ने सू रुइन को अंडरवियर पहनने के तरीके के बारे में निर्देश देना शुरू किया। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो सू यून को अंडरवियर पहने बिना कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती थी। उसके शरीर पर कपड़े डालने के बाद उसका सिर थोड़ा भरा हुआ था।
जैसे ही वह भीड़ गई, सू रुई ने तुरंत महसूस हुआ कि इस शरीर पर कुछ अकथनीय प्रभाव पड़ा है। प्रतिक्रिया, अरे तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वह गड़बड़ है, जल्दी से शांत हो जाओ। जब सू रुइन ने देखा कि उसका शरीर अप्राकृतिक है तो उसने तुरंत अपने चेहरे पर लालिमा लाकर उसे याद दिलाया, जल्दी करो और अपने कपड़े पहन लो, मुझसे अब और सहन नहीं होता। सू यून ने आग्रह किया। सू रुइन का सू यू से कोई लेना देना नहीं था, वह वेटर से केवल ये पूछ सकती थी कि कपड़े कैसे पहनने हैं। वेटर अवाक रह गया, उसे महसूस हुआ कि उसके सामने वाली लड़की पहली बार महिलाओं के कपड़े खरीदने जैसी थी। बेशक ग्राहक भगवान है, वह कोई और सवाल नहीं पूछेगी, इसलिए उसने सू रुइन को एक काली लंबी स्कर्ट पहनने का निर्देश दिया। ऐसा लग रहा था कि पोशाक चमड़े की एक परत पहने हुए है और उसके शरीर पर बिल्कुल फिट बैठती है। सू रुइन भावना सू यून की भावना है। पहली भावना ये थी कि यह काफ़ी आरामदायक था और इसमें कुछ खास नहीं था। इसे पहनने के बाद सू रुइन ने इसे फिर से दिखाया। यह आंखों के लिए और भी अधिक मनभावन हो गया। सू यून द्वारा पहले पहने गए पुरुषों के कपड़ों की तुलना में कम से कम कई गुना अधिक मनभावन हो गया। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कि मेरा स्वाद अच्छा है, सू रुइन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक आप इससे संतुष्ट हैं, मिस। ये पोशाक वास्तव में आप पर सूट करती है, मिस। वैसे, मिस, क्या आपको अब भी जूतों की ज़रूरत है? आखिरकार, अभी तो वसंत आया है और मौसम अभी भी ठंडा है। मैं इसे पैंटीहोज और कोट के साथ पहनने का सुझाव देता हूं, जो इसे और अधिक आरामदायक बना देगा। गर्म रखो। वेटर ने अन्य चीज़ों को बढ़ावा देने का अवसर लिया। ये कपड़े बेचने की एक सामान्य तकनीक है। यही स्थिति वांग लिंग के साथ भी हुई। वांग लिंग ने सबसे पहले पुरुषों के अच्छे कपड़ों का एक सेट खरीदा। पुरुषों के कपड़े खरीदने के बाद, उन्हें पहनने के बाद, वेटर उसकी प्रशंसा करता रहा और साथ ही उनकी सिफारिश भी करता रहा। अन्य चीज़ें, और वांग लिंग अब अमीर है और बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। जहां तक सू यून की बात है, उन्हें पैंटीहोज से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से अनुरोध किया कि जूतों के लिए इस तरह के स्टिलेटोस न लें। जब सू रुइन पहुंची तो उन्होंने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब उन्होंने स्टिलेटोस पहनने की कोशिश की तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले इस स्वभाव का आविष्कार किसने किया। उसे लगा कि यह सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उसने हार मान ली और मोटी हील्स की एक जोड़ी खरीद ली। बेशक अभी भी कुछ असंगतताएं थीं, लेकिन पतली एड़ी की तुलना में यह निश्चित रूप से बहुत आसान था। इस सेट के बाद सू रुइन संतुष्ट होकर बाहर चली गईं। अरे मिस, क्या आपको अब भी ये कपड़े चाहिए? सू रुइन ने जल्दी से पूछा। नहीं, इसे फेंक दो, सू रुइन ने हल्के से कहा। वेटर चौंक गया, फिर बिना कुछ और कहे उसने सूयू के पुराने कपड़ों को पैक किया और उन्हें दूसरी जगह रख दिया और फिर सू रुइन की कपड़ों की शैलियों का परिचय देना जारी रखा। वांग लिंग ने भी नए कपड़े पहने थे और बाहर चला गया था। वह बाहर चला गया और चारों ओर देखा। दूसरा बच्चा कहाँ है? वांग लिंग ने हर जगह खोजा, लेकिन वास्तव में सू यून उसके बगल में था, लेकिन उसने उसे लंबे समय तक नहीं पहचाना। ये सू रुइन था जिसने पीछे मुड़कर वांग लिंग को देखा और पुकारा, अरे लाओ वांग, मैं बाहर हूँ, देखो मैं कैसा हूँ। सू रुइन वांग लिंग को देखकर मुस्कुराए। जब वांग लिंग ने वर्तमान सू यून को देखा तो उसकी आंखें मौके पर ही रह गईं। ठीक है लाओ वांग, आपकी पसंद अच्छी है, ऐसा लगता है कि मेरा स्वाद भी अच्छा है, सू रुइन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वांग लिंग ने यह सुना तो वह तुरंत कुछ बार खांसा। यह अच्छा है, यह बहुत उपयुक्त है, वांग लिंग ने कहा। यह सचमुच अच्छा है। वह मजाक नहीं कर रहा है, बस इसे कैसे कहें। उसका भाई अचानक इतना स्त्रीयोचित क्यों हो गया? वहां खड़े होकर सू रुइन बहुत ही स्त्री लग रही थी, जो निश्चित रूप से सू यून से तुलना नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह एक सामान्य महिला है, चाहे वह कितना भी दिखावा कर ले, वह सू यून जैसी नहीं हो सकती। वह हजारों वर्षों से जीवित है और उसका स्वभाव परिपक्व है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। मुझे मत छेड़ो भाई, गंभीर हो जाओ, सू यून ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा। वे सभी पुरुष हैं और वे पुरुषों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पुरुषों को छेड़ना आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक महिला के रूप में हजारों वर्षों के अपने अनुभव के आधार पर, वास्तव में यदि आप तुच्छ व्यवहार करती हैं तो पुरुषों के मन में आपके बारे में कोई विचार नहीं होगा। हमेशा ऐसा व्यवहार न करें जैसे मैं एक पवित्र और उग्र महिला हूं। क्या आपने एक कहावत नहीं सुनी? पुरुषों को ऐसी महिलाएं पसंद आती हैं जिनमें विजय की भावना होती है, न कि ऐसी महिलाएं जिन्हें मुफ्त में दे दिया जाता है। वे जो मुफ्त में देते हैं वह महज एक खेलने की चीज़ है और दूसरे लोग बस उससे खेलते हैं और उसे लेते नहीं हैं गंभीरता से। सू रुइन ने अपनी आंखें घुमाईं। उसने जो कहा वह यह था कि आपके और वांग लिंग के बीच की दूरी काफ़ी करीब है और वह आपके प्रति ऐसे विचार नहीं रखेगा। बेशक उसने अभी भी सू यून के इरादे का सम्मान किया और वांग लिंग को चिढ़ाना बंद कर दिया। सू यून को लगा कि देर सवेर इस महिला द्वारा उसे असामान्य बना दिया जाएगा।
जहां तक वांग लिंग का सवाल है, हालांकि वह इस समय सुयू की उपस्थिति से आश्चर्यचकित था, उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया जब उसे याद आया कि सुयू पहले एक आदमी था। वांग लिंग, हालांकि दूसरा अब बहुत ध्यान खींचने वाला है। आखिरकार वह पहले भी एक आदमी था और अब भी आपका दोस्त था। आप अपने आप को निराश नहीं कर सकते। वांग लिंग ने तुरंत अपने दिल में खुद को आश्वस्त कर लिया। जहां तक सू रुइन की बात है, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इस समय वांग लिंग की मनस्थिति क्या थी। उसने वेटर को शेल्फ पर रखे अन्य कपड़ों की ओर इशारा किया। जब तक उसे कपड़े पसंद आए, उसने वेटर से फिट वाले कपड़े लाने को कहा। कपड़ों का एक सेट निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं था और जूते भी थे। अन्य चीजें, आखिरकार जब जांच करने का समय आया तो वहां बहुत सारा सामान था। मुझे जाने दो, लाओ सू, क्या तुमने इतना कुछ खरीदा? वांग लिंग मूल रूप से उन्हें दूसरा बुलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ बाहरी लोग थे, इसलिए उन्होंने खुद को थोड़ा रोका और उनकी जगह लाओ सू को ले लिया। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा लगता है कि कपड़ों के कुल 7 या 8 सेट ही हैं। मुझे घर के सारे कपड़े फेंक देने चाहिए। पहले कुछ खरीदें और फिर पर्याप्त न होने की चिंता करें। सू रुइन ने गंभीरता से उत्तर दिया। वांग लिंग ने अभी 2 सेट खरीदे हैं। ठीक है, कुल कितना हुआ? सू रुइन ने वेटर से पूछा। अरे, क्या तुम दोनों एक साथ हो? उसने वांग लिंग की ओर देखा। हाँ, सू रुइन ने सिर हिलाया। इससे वांग लिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल का भुगतान कौन करता है। वैसे भी वे बारी बारी से भोजन और अन्य चीज़ों का भुगतान करते थे। इसके अलावा पैसा अब कोई मायने नहीं रखता। वेटर ने तुरंत गणना की और अंततः सू रुइन को एक नंबर दिया। नमस्कार, यह महिला, कुल 34,000। सू रुइन ने तुरंत उसे मिस्टर लिन द्वारा दिया गया कार्ड सौंप दिया। अपना कार्ड स्वाइप करें, सू रुइन ने कहा। बिल चुकाने के बाद दोनों कपड़े की दुकान से चले गए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वांग लिंग ढेर सारी चीज़ें ले जा रहा था और अब उसे एक अनुयायी की तरह महसूस हो रहा था। मैं अन्य चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि किसी से उन्हें वितरित करने के लिए कहना बेहतर है। बाद में बहुत सारा सामान होगा और आपकी मोटरसाइकिल उसमें फिट नहीं होगी। एक शब्द भी कहे बिना सू रुइन ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, एक नंबर डायल किया और एक एजेंट को फ़ोन किया। डिलीवर करें। कुछ ही समय बाद एक छोटा डिलीवरी ट्रक चलाने वाला एक डिलीवरी एजेंट आया और उसने बहुत जल्दी ऑर्डर दे दिया। हेलो मिस सू, क्या आप ही हैं जिन्होंने डिलीवरी के लिए कहा था? नीली वर्दी में एक युवक दौड़कर आया और मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, यह मैं हूँ। तुम गाड़ी चलाओ और मेरा इंतज़ार करो। जब मैं खरीदारी पूरी कर लूँ तो इसे मेरे घर पहुँचा देना, सू रुइन ने कहा। चूंकि सू रुइन ने सू यून की स्मृति प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह इस युग की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता था। ठीक है, उन्हें डिलीवर करने वाला युवक थोड़ा मुस्कुराया और फिर उन्होंने जो चीज़ें खरीदी उन्हें कार में रख दिया। ओल्ड वांग, निष्क्रिय मत रहो। आपने इतना पैसा कमाया है, आप इसे नए साल के लिए क्यों नहीं बचाते? सू रुइन ने कहा। वांग लिंग अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वह इसे नहीं खरीदेगा। फिर वे दोनों एक अन्य दुकान पर गए, जहां सभी प्रकार के आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन बेचे जाते थे। सू रुइन जब भी कोई दुर्लभ वस्तु देखती तो उसे खरीद लेती थी, और वह बिल्कुल भी कंजूस नहीं थी। खरीदारी के अंत में डिलीवरी एजेंट ने अचानक कहा, मिस सू, आप अब इस चीज़ को जाने नहीं दे सकती। क्या आप इसे दोबारा खरीदना चाहते हैं? उपहार देने वाला यह व्यक्ति आज एक अमीर आदमी से मिला है। इतनी सारी चीज़ों के साथ वह शायद आज $1,000 कमा लेगा। लाओ सू, ये लगभग समय है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो अगली बार इसे खरीद लें, वांग लिंग ने सुझाव दिया। सू रुइन ने अभी भी पर्याप्त खरीदारी नहीं की, लेकिन सू यून के आग्रह पर वह नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गई। इन सभी चीज़ों की कुल कीमत 100,000 युआन के करीब रही है। ये पहले बिल्कुल असंभव होता। बेशक अगर यह सू यून होती तो वह कभी इतनी उबाऊ नहीं होती। ठीक है, आज के लिए भूल जाओ। आइए अगली बार इसके बारे में बात करें। ये बहुत अच्छा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके ज़माने की लड़कियां शॉपिंग करना पसंद करती हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस दे रहा हूँ। सू रुइन के ये कहने के बाद उन्होंने अपने शरीर का नियंत्रण सू यून को वापस कर दिया। सू यून तुरंत कांप उठी और फिर सामान्य स्थिति में लौट आए। हालांकि सामान्य स्थिति में लौटने के बाद इस पोशाक ने उन्हें बहुत असहज कर दिया। सौभाग्य से उसने सू रुइन से सामान्य कपड़ों का एक सेट खरीदने का आग्रह किया था, और जब वह वापस जाती थी तो वह बदल लेती थी। इसे से मुक्ति पाओ। एजेंट द्वारा सामान पैक करने के बाद वह पहले चला गया, जबकि सू यू और वांग लिंग पार्किंग स्थल पर चले गए। धिक्कार है, ये पोशाक मुझे असुरक्षा और संयम की भावना देती है। सू यून ने असहजतापूर्वक वांग लिंग का अनुसरण किया। कपड़ों ने उसकी चलने की गति को सीमित कर दिया। अगर वह थोड़ा बड़ा कदम उठाती तो उसे स्कर्ट से रोक दिया जाता। वह फंस गया और लगभग गिर गया। हे, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है?
लड़कियों को लड़कियों की तरह दिखना होगा। आपके पिछले गुणों के साथ हर किसी को यह अजीब लगेगा। सू रुइन ने लड़खड़ाती सू यून को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि इन जूतों की एड़ियां मोटी हैं, लेकिन ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबे हैं। सू यून ने पहले कभी इतनी ऊंची एड़ी नहीं पहनी थी, इसलिए यह अजीब है कि वह लगातार चल सकती है। जहां तक वांग लिंग की बात है, उसने जानबूझकर या अनजाने में अपनी आंख के कोने से सू यून को देखा। यह अजीब है। ये लड़का, दूसरा भाई, अजीब क्यों महसूस करता है? वह भी बहुत सहज और आकस्मिक लग रहा था। वह अचानक सामान्य क्यों नहीं है? ऐसा लगता है जैसे वह एक अलग व्यक्ति है। वांग लिंग ने मन ही मन बुदबुदाया, अरे सू यून, सामान्य रहो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हें देख रहा है। सू रुइन ने याद दिलाया। उसके अनुस्मारक के बाद सू यून ने तुरंत अपना सिर उठाया और वांग लिंग की ओर देखा, और फिर उसने वांग लिंग को अपनी आंख के कोने से उसे देखते हुए देखा। वह झट से सीधी खड़ी हो गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जल्द ही वे पार्किंग स्थल पर पहुंच गए, लेकिन सू यून ने इस समय जो कपड़े पहने हुए थे, उससे उनके लिए पहले की तरह मोटरसाइकिल पर बैठना असंभव हो गया। लानत है, सू यून को सिर दर्द था। अहम, दूसरे भाई, तुम निश्चित रूप से पहले की तरह नहीं बैठ पा रहे हो। किनारे बैठो, चिंता मत करो, मेरी कुशलता ठीक है। वांग लिंग ने कुछ बार खांसने के बाद सुझाव दिया। सू यून ने एक गहरी सांस ली, फिर मोटरसाइकिल पर अन्य लड़कियों की तरह कार पर बैठ गई और अंततः कार स्टार्ट की और घर चली गई। ये तस्वीर काफ़ी अच्छी है, लेकिन सू यून काफ़ी चिंतित हैं। ओह भाई, मुझे लगता है कि मुझे एक कार खरीदनी चाहिए, वांग लिंग ने सुझाव दिया। लेकिन सू यून ने मना कर दिया, मुझे कारें पसंद नहीं हैं और मुझे उस चीज़ पर सवारी करना पसंद नहीं है। मोटरसाइकिलें अधिक आरामदायक हैं और इन्हें ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अधिक उन्नत मोटरसाइकिल में बदलने पर विचार कर सकते हैं, सू यून ने उत्तर दिया। सू यून को कारों के बारे में थोड़ी ठंडक क्यों महसूस हुई? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके अपने परिवार के साथ कुछ अप्रिय झगड़े हुए थे और फिर उसे कारों से घृणा हो गई थी। सबसे पहले, सू यून का पिछला व्यक्तित्व कुछ हद तक अंतर्मुखी और असुरक्षित व्यक्ति का था। वह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बेवजह डरती होगी। साफ शब्दों में कहें तो वह सामाजिक रूप से डरपोक थी। उसके परिवार ने उसे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए कहा, लेकिन सू यून ने जाने से इनकार कर दिया और कई बार इस बारे में बहस की। फिर सू यून को इस बात से थोड़ी नफरत हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें तुलना करना पसंद है, और कार तुलना के लिए उपकरणों में से एक है। ठीक है, नमस्ते, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, वांग लिंगजी ने कहा। जब सू यून ने यह सुना तो वह विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं हुई। वह भी अभी सू रुइन द्वारा नियंत्रित थी, जो स्पष्ट रूप से असामान्य थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते इस पर ध्यान न देना असंभव था। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? सू यून ने एक पल की चुप्पी के बाद पूछा। अभी आप एक अलग व्यक्ति लग रहे थे। सच कहें तो आज आपके लिए खरीदारी के लिए जाना बहुत असामान्य है, वांग लिंग ने उत्तर दिया। सू यून को यह भी पता था कि एक और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने सू रुइन के साथ चर्चा की और अपनी वर्तमान स्थिति को दूसरे तरीके से समझाया। यह कोई आश्चर्य नहीं, आप अभी थोड़े असामान्य थे। क्या इसका भविष्य में आप पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा? वांग लिंग ने चिंतित होकर पूछा। इसका ज़्यादा असर नहीं होता है। बात सिर्फ इतनी है कि कभी कभी मैं अधिक स्ट्रैंड व्यवहार कर सकती हूँ। वैसे भी मैं कैसा भी व्यवहार करूँ, आपको इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बस सोचिए कि मैं अचानक मानसिक रूप से परेशान हो गई हूँ। सू यून ने पहले ही कुछ कहा। उसने वांग लिंग को टीका लगाने के लिए ऐसा कहा ताकि सू रुइन को अचानक उबने और वांग लिंग के साथ फ्लर्ट करने से रोका जा सके। तुम अभी भी मेरी रक्षा कर रहे हो, सू रुइन बुदबुदाया। वे जल्दी से घर लौट आए और डिलीवरी एजेंट अभी तक नहीं आया था। डिलीवरी एजेंट सामान को दरवाजे तक पहुंचाएगा। घर लौटने के बाद सू यून तुरंत कमरे में लौट आए और पुरुषों के कपड़े पहन ली। हालांकि पुरुषों के कपड़े फिट नहीं थे, वे कम से कम सहज थे। बेशक उसने अंडरवियर के बारे में 2 बार सोचा, लेकिन फिर भी वह नहीं बदली। मैंने ये खराब फिटिंग वाले कपड़े फिर से पहन लिए, वांग लिंग ने अवाक रहकर कहा जब उसने सू यून को कपड़े बदलने के बाद बाहर आते देखा। चले जाओ, तुम भविष्य में अपनी खुद की गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हो। अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढना तुम पर निर्भर है। मैं इसे कैसे पहनना चाहता हूँ यह मेरा काम है। सू यून हंसे और शाप दिया और फिर उसके दरवाजे पर पहुंचाए जाने का इंतजार किया। लगभग आधे घंटे बाद डिलीवरी एजेंट अंततः गेट पर पहुंचा, लेकिन वह आदमी बहुत थका हुआ था क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें थीं और वह अकेला था। मैं थक गया हूँ, डिलीवरी बॉय ने दरवाज़ा खटखटाया। वांग लिंग, जो लिविंग रूम में बैठा था, तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए गया। जब उन्होंने देखा कि डिलीवरी बॉय थकावट के कारण पसीना बहा रहा है, तो उन्हें एक पल के लिए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने कहा भाई, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया?
हम दोनों नीचे जा सकते हैं और इसे तुम्हारे लिए ले आ सकते हैं, वांग लिंग ने कहा। सू यून ने दरवाजे पर युवक की शक्ल देखी और तुरंत कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए रेफ्रिजरेटर के पास गई। भाई, ये लो, अंदर आओ और आराम करो। सू यून ने डिलीवरी बॉय को कोल्ड ड्रिंक थमाई। धन्यवाद, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिलीवरी बॉय ने कोल्ड ड्रिंक के कुछ घूंट पिए। इसे पीने के बाद मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। ठीक है, सब कुछ वितरित कर दिया गया है। आइए इसकी जांच करें। कृपया बाद में मुझे 5 सितारा समीक्षा दें, डिलीवरी बॉय ने कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद वह तुरंत पलटे और मुस्कुराते हुए चले गए। उसके जाने के बाद सू यून ने उन चीज़ों पर अपनी उंगलियां घुमाईं और सभी पैकेज तुरंत एक एक करके लिविंग रूम में उड़ गए और अंत में दरवाज़ा बंद कर दिया। जहां तक डिलीवरी बॉय की बात है तो जैसे ही वह नीचे आया उसका सेल फोन बज उठा। ये स्वाभाविक रूप से सू यून द्वारा उसे भुगतान करने की आवाज़ थी, लेकिन जब डिलीवरी बॉय ने ऊपर संदेश देखा तो वह मौके पर ही दंग रह गया, क्योंकि बिल पर कई 100 युआन की डिलीवरी शुल्क के अलावा 3000 युआन का टिपिंग शुल्क भी है। हाँ, मैंने आज सचमुच बहुत पैसा कमाया। वह कार में बैठा और मुस्कुराते हुए वापस चला गया। जहाँ तक सू यून की बात है, वह उस जगह की चीज़ों को देख रही थी और चिंतित थी। इतना कुछ खरीदने के बाद उन्हें अपने छोटे से घर में कैसे रखें? आपने सचमुच बहुत सारी चीज़ें खरीदी। आप उन्हें अपने कमरे में फिट नहीं कर सकते। वांग लिंग अवाक था। मुझे लगता है कि हमारे लिए अपने निवास स्थान को किसी बड़े स्थान पर बदलना ज़रूरी है, सू यून ने कहा। मेरा भी यही इरादा है। वांग लिंग सू यून की राय से सहमत थे। सू यून ने जोर से आह भरी। वह सबसे पहले कोठरी की सफाई करने के लिए कमरे में गई। उसने सारे कपड़े बाहर निकाले जिन्हें वह कोठरी में नहीं रखना चाहती थी और उन्हें फेंकने के लिए तैयार हो गई। फिर उसने सारे नए खरीदे हुए कपड़े अलमारी में रख दिए। बेशक वह पुरुषों के कपड़े पहनती थी, अभी भी कुछ सेट बाकी हैं। कमरे में कुछ अन्य गैजेट भी हैं। सू रुइन ने उन सभी की जगह ले ली है, इसलिए सू यून को उनसे निपटने के लिए कुछ समय बिताना होगा। जहां तक सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य चीज़ों की बात है, सू यून फिलहाल उन्हें खोलने में बहुत आलसी हैं। उन्हें रखने की कोई जगह नहीं है। वह तब तक इंतजार करेगी जब तक वह नए निवास में नहीं बदल जाती। आइए श्री लिन के बारे में बात करते हैं। उनका पूरा नाम लिन जियो है। वह बंदाई ग्रुप में आए हैं। ये लिन जियो सिर्फ बंदाई समूह के अध्यक्ष वान फी से विनती करना चाहता है, और वान फी इस अवधि के दौरान उदासीन रहे हैं। उनकी बेटी भी ऐसी ही हो गई है। वह कंपनी के मामलों से निपटने के मूड में कैसे हो सकता है? कंपनी के सभी मामले उसके अधीनस्थों पर छोड़ दिए गए हैं और वह उनकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, लिन जियाओ नाम के एक सज्जन हैं जो आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहते हैं। वान फी का सचिव अचानक अंदर आया और वान फी से कहा। लेकिन वान फेई को फिलहाल कंपनी के मामलों को संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मेरे पास सोचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, उसे दूसरी बार वापस आने दीजिए। वान फी ने अपना हाथ लहराया। सचिव को पता था कि इस दौरान पारिवारिक मामलों के कारण उसके बॉस की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। चेयरमैन, श्री लिन जियाओ ने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो महिला को बचाने में सक्षम हो सकता है। सचिव ने जोड़ा। जब वान फी ने यह सुना, हालांकि उसे मानसिक रूप से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, वह वास्तव में अब इस मामले को हल करना जारी रख रहा था और थोड़ा सा मौका होने पर भी वह इसे जाने नहीं दे सकता था। ओह सचमुच, कृपया मिस्टर लिन को जल्दी से आमंत्रित करें। वान फी के थके हुए चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। अपेक्षा। सचिव ने सिर हिलाया और जल्द ही लिन जियो मुस्कुराते हुए कार्यालय में आया। डॉक्टर वान, हम पहली बार मिले हैं। नमस्ते, मैं लेईजू टेक्नोलॉजी से लिन जियो हूँ। लिन जियो के आने के बाद उसने जल्दी से अपना परिचय दिया। वान फी लिन जियो को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने लेईजू टेक्नोलॉजी के बारे में सुना था और ऐसा लगता था कि वह उनकी कंपनी के साथ सहयोग कर रहे थे। ओह, यह मिस्टर लिन है, कृपया बैठ जाए। मुझे आश्चर्य है कि जब मिस्टर लिन मेरे स्थान पर आएंगे तो क्या उन्हें कुछ करना होगा? वान फी ने पूछा। लिन जियो तुरंत बैठ गए और सीधे अपना उद्देश्य समझाया। डोंट वान, मुझे पता है कि इस अवधि के दौरान आपको अपनी बेटी के मामलों को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। मेरे पास यहाँ एक विशेषज्ञ है जो आपकी बेटी को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। लिन जियाओ ने सीधे मुद्दे पर कहा। वान फी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। सचमुच, आपकी क्या स्थितियां हैं, मिस्टर लिन? वान फी को पता था कि दूसरे पक्ष के पास शर्तें होनी चाहिए। लिन जियाओ ने बकवास नहीं की। मिस्टर वान आपके लिए खुश हैं, इसलिए मैं आपको सीधे बता दूं, मैं आपके समूह की A3 योजना को अपने हाथ में लेना चाहता हूं। लिन जियाओ ने अपना उद्देश्य समझाया। साफ शब्दों में कहें तो वह सिर्फ बिजनेस चाहता है। योजना बंदाई समूह की विभिन्न व्यावसायिक योजनाओं में से एक है और यह उसके लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये कैसे गारंटी दे सकते हैं कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मेरी बेटी को ठीक कर पाएगा? वान फी ने पूछा। आप इस बारे में निश्चिंत हो सकते हैं।
यदि यह काम नहीं करता है तो मैं वादा करता हूं कि भविष्य में दोबारा आपकी नज़र में नहीं आऊंगा। लिन जियाओ ने आत्मविश्वास से कहा। जब वान फी ने यह सुना तो उसने एक बार के लिए वान फी पर विश्वास करना चुना होगा। पता नहीं जिसे तुम ढूंढ रही हो वह मेरे घर कब आ सके? वान फी ने फिर पूछा। हाँ, कल जल्द से जल्द। बेशक इस विशेषज्ञ का व्यक्तित्व अजीब है, मुझे उसके साथ इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उसने कहा कि उसे इनाम के लिए बोली लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि यह ठीक है तो वह ऐसा कर सकती है। लिन जियो ने समझाया कि सू यून का क्या मतलब है। वान फी जैसे लोगों को पैसे की परवाह नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो वह अपनी बेटी को बचाने के लिए तैयार रहेगा। फिर उस विशेषज्ञ को बताएं कि पैसा कोई समस्या नहीं है, जब तक वह मेरी बेटी को ठीक कर देगी मैं उसे अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। वान फी ने गहरी आवाज में कहा। लिन जियाओ मुस्कुराया और खड़ा हो गया। उस मामले में मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं विशेषज्ञ से संपर्क करूंगा और जल्द से जल्द आपसे संपर्क करूंगा, लिन जियो ने कहा। वान फी ने सिर हिलाया और साथ ही जोड़ा, उम्मीद है जल्द ही। लिन जियाओ अभी अभी चला गया। जैसे ही वह कार्यालय से बाहर निकला उसने वांग लिंग को बुलाया। लगभग 5 बज रहे थे और वांग लिंग, जो गेम खेलने ही वाला था, को अचानक लिन जियो का फोन आया। अरे मिस्टर लिन, क्या हो रहा है? वांग लिंग ने पूछा। लिन जियो ने तुरंत इस मामले पर बात की। वांग लिंग ने लिन जियो की बात सुनने के बाद फ़ोन रख दिया और सुयू के कमरे में आ गए। सुयून कंप्यूटर के सामने बैठकर उबे हुए भाव के साथ वीडियो देख रही थी। दूसरे भाई मिस्टर लिन के साथ बातचीत संपन्न हो गई है, वांग लिंग ने कहा। जब सुयून ने यह सुना तो उसकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। ओह, मैं समझ गया। उससे कहो कि हम कल जा सकते हैं, उसे तुम्हें पता भेजने के लिए कहें और फिर उसे गंतव्य पर हमारा इंतजार करने के लिए कहें। सू यून ने कहा, मुझे पता है, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार यह बड़ा व्यवसाय है, वांग लिंग ने कहा और फिर लिन जियो को जवाब देने गया। लिन जियो को जवाब मिलने के बाद उन्होंने तुरंत वान फी को फ़ोन किया और कहा कि बातचीत पूरी हो गई है और वह कल उनके घर जा सकते हैं और वान फी को कल घर पर इंतजार करने के लिए कहा। एक और दिन बीत गया। अगले दिन सू यून ने काम के कपड़े पहने और वांग लिंग के साथ जल्दी वान फी के घर चली गई। वांडई ग्रुप जियांगजू शहर की शीर्ष 10 कंपनियों में से एक है। उनके घर का स्थान बहुत गौरवपूर्ण होगा। वानफेई ने युनशान जिले में एक जागीर खरीदी। मिस्टर लिन, क्या आपको जो विशेषज्ञ मिला वह अभी तक नहीं आया है? वानफी ने थोड़ी देर तक इंतजार किया लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं दिखा, इसलिए वह लिन जियो से पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ओह मिस्टर वान, जियांगलिंग जिला युनशान जिले से बहुत दूर है। उन दोनों को मोटरसाइकिल पर यहाँ आना चाहिए था। इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। चिंता मत करो, लिन जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वान फेई आग लगने पर बंदर के बट की तरह चिंतित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन जियो ने क्या कहा, वह शांत नहीं हो सका। उसके पास अपनी बेटी को हर दिन मरते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कौन माता पिता शांत हो सकते हैं? लगभग 10 मिनट बाद लिन जियो ने आखिरकार एक देखा दूरी में मोटरसाइकिल चलाना। डोंट वान, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। लिन जियाओ ने उसे तुरंत याद दिलाया। जब वान फी ने यह सुना तो वह तेजी से आगे बढ़ा और नजर डाली। निश्चित रूप से उसने एक मोटरसाइकिल को तेजी से चलते हुए देखा और अंततः वान की जागीर के प्रवेश द्वार पर रुक गया। रुकने के बाद सुयून सबसे पहले कार से उतरे और अपना हेलमेट उतार दिया। जब वान फी ने देखा कि प्राचीन पोशाक में लड़की बहुत छोटी थी तो उसे एक पल के लिए थोड़ा संदेह हुआ। बेशक वान फी अंधाधुंध चिकित्सा उपचार की मांग कर रही थी और उसके पास अन्य चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था। मिस सू, आप अंततः यहाँ हैं। आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ। मैं वान फी, वानडोंग बंदाई समूह के अध्यक्ष हैं। लिन जियाओ ने तुरंत परिचय दिया, लेकिन सू यून ने उसे रुकने का इशारा किया। मेरे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहा हूं कि वानडोंग बहुत चिंतित लग रहा है। ऐसा लगता है कि कियान युआन की हालत बहुत गंभीर है। सू यून ने वान फी की ओर देखा और कहा। उसी समय उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से भर गईं। उसने अपनी जादुई नज़र से उसे देखा। वान फी, इस स्कैन से उन्हें पता चला कि वान फी की गर्दन एक जादुई हथियार की चमक से भरी हुई थी। इस आदमी के पास वास्तव में अपनी सुरक्षा के लिए एक विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया जादुई हथियार था। बेटी, मेरी बेटी की हालत बहुत गंभीर है। तुम्हें क्या तैयारी की ज़रूरत है? मैं तुरंत तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। वान फी को लगा कि सुयून के बारे में कुछ अलग है, खासकर उसकी आंखों में, जैसे कि वह हर चीज़ के आर पार देख सकती है। सुयून ने अपना सिर हिलाया। आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बस ये तलवार है। चलो, मुझे इसे दिखाने के लिए ले चलो, सुयून ने उत्तर दिया। जब वान फी ने यह सुना तो उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से सुयू और वांग लिंग को वांजिया मनों में ले गया।
लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया, सुयून को एक तीव्र नाराजगी महसूस हुई, खासकर सामने वाले विला में। जिस इमारत में लिन जियाओ की कंपनी स्थित है वह नाराजगी से भरी है। लेकिन उसने अपनी जादुई आंख से देखा और उसे कोई लाश या कुछ भी नजर नहीं आया, जिसका मतलब था कि यहाँ तीव्र नाराजगी का एक और कारण था। ओल्ड वांग, क्या आप देखना चाहेंगे? सू यून ने अचानक मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। लेकिन वांग लिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया और इनकार व्यक्त किया। पिछली बार जो हुआ उसके बाद वह उन भूतों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। यदि वह उन्हें नहीं देख पाता तो उसका डर बहुत कम हो जाता। कितना कायरता है, सू यून ने मजाक उड़ाया, फिर वान फी से पूछा, मिस्टर वान, क्या आप अपनी बेटी की स्थिति के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? सू यून ने पूछा। वान फी सू यून से उसके लक्षणों के बारे में पूछने का इंतजार कर रहा था। यह इस तरह है, लगभग 3 महीने पहले, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मेरी बेटी बाहर से वापस आए और हर दिन एक अचेतन स्थिति में रहती थी, जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। पहले तो वह बस अचंभित थी, लेकिन धीरे धीरे वह अचानक उन्मत्त हो गई। लक्षण बदतर और बदतर होते जा रहे हैं। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टरों की तलाश की। पश्चिमी चिकित्सा ने कहा कि मेरी बेटी को मानसिक बीमारी है, लेकिन मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। फिर मैंने एक पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा डॉक्टर की तलाश की, लेकिन पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा भी इसे ठीक नहीं कर सकी। अंत में एक पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बेटी के पास कुछ अशुद्ध है और उसने मुझसे तुम्हारा इलाज करने के लिए एक सक्षम जादूगर खोजने के लिए कहा। लेकिन समस्या यह है कि मुझे जितने भी जादूगर ढूंढने चाहिए थे मैंने ढूंढ लिया है और पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन मैं अभी भी इसका इलाज नहीं कर सका। वान फी ने शांति से लेकिन उत्सुकता से कहा। वह जानता था कि इस समय उसे शांत होना होगा, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी चिंतित थी क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सू यून ने बंदाई समूह की स्थिति की जांच की है। जियांगजू की शीर्ष 10 कंपनियों में से इसे जिया राज्य में शीर्ष 50 में स्थान दिया जा सकता है। इतने बड़े समूह की कंपनी के कई दुश्मन होंगे। ऐसे व्यवसाय स्वामी भी हैं जिन्होंने बंदाई समूह के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण अपने परिवारों को खो दिया है। कुछ नहीं, शॉपिंग मॉल युद्ध क्षेत्र हैं। एक बार जब 2 कंपनियों में लड़ाई शुरू हो जाती है तो यह शायद ही कभी शांति से समाप्त होती है। हमेशा एक पार्टी ऐसी होती है जो हार जाती है और अपनी पैंट भी खो देती है। इस समय विला के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की महिला चिंतित होकर घूम रही थी और घर के अंदर से एक लड़की की चीख आ रही थी जैसे कि उस पर कोई भूत सवार हो, जो बहुत ही मर्मज्ञ थी। पति, क्या वह मास्टर अभी तक यहाँ है? कृपया जियाओया को बचाने का कोई तरीका सोचें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। जब उस कुलीन महिला ने अपने आदमी को वापस आते देखा तो वह तुरंत रो पड़ी। सू यून ने तुरंत अपनी जादुई नज़र से महिला की ओर देखा। इस नज़र में सू यून ने कुछ भयानक देखा। उसने देखा कि वह महिला थी, वह कई क्रोधी आत्माओं से घिरी हुई थी, लेकिन ये क्रोधी आत्माएं उसे बेहद क्रोध भरी नज़रों से देखती थीं, वान फी को घूरते हुए। और इस समय इन क्रोधित आत्माओं को अचानक पता चला कि वान फी के बगल में एक लड़की सीधे उन्हें घूर रही थी, जिससे वे बहुत भ्रमित हो गईं। क्रोधित आत्माएं अजीब आंखों से सू यून की ओर तैरने लगीं। क्या आप हमें देख सकते हैं? क्रोधित आत्मा सू यून के पास पहुंची और अजीब आवाज में पूछा। ये क्रोधी आत्माएं अभी भी उसी मृत अवस्था में हैं जैसे कि जब वे जीवित थीं, और मृत्यु के विभिन्न रूप हैं। अगर वांग लिंग ने ये देखा तो उसे ठीक होने में शायद थोड़ा समय लगेगा। सू यून को अपने दिल में थोड़ी ठंडक महसूस हुई। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसकी आंखों में रक्त लाल प्रकाश भर गया। अगले ही पल क्रोधित आत्माओं पर किसी प्रकार के बल द्वारा हमला किया गया और वे लाल बत्ती की चपेट में आ गईं। इसे सू यून की आंखों में खींचें। इस दृश्य को कोई और महसूस नहीं कर सका। आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोलीं। कुलीन महिला ये न जाने क्यों बहुत उदास लग रही थी। उसके हृदय में एक अवर्णनीय अवसाद था। इस उदासी ने उसे रोने और दुखी होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उदासी अचानक गायब हो गई। शांत हो जाओ मालिक, ये लड़की है। वांडई ने सू यून की ओर इशारा किया। महिला स्तब्ध रह गई। हालांकि उसे सू यून की पहचान के बारे में कुछ संदेह था, लेकिन वह इस समय कम परवाह नहीं कर सकती थी। लड़की, मैं तुमसे मेरी बेटी को बचाने की विनती करता हूँ। 3 महीने हो गए हैं और वह अब इसे सहन नहीं कर सकती। महिला ने सू यून का हाथ पकड़ा और विनती की। सू यून ने तुरंत अपना हाथ महिला के हाथ से हटा लिया। मैडम, उत्तेजित मत होइए, शांत हो जाए, चाहे आप कितनी भी उत्साहित हों, ये बेकार है, सू यून ने हल्के से कहा। महिला चौंक गई और फिर वह केवल अपनी भावनाओं को दबा सकती थी। सू यून को पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है। उसने बस उन क्रोधी आत्माओं को अपने शरीर में सोखने के लिए जादुई तरीकों का इस्तेमाल किया था और फिर इन क्रोधी आत्माओं की यादों का कुछ हिस्सा प्राप्त किया था। ये क्रोधी आत्माएं मूल रूप से वान फी की कुछ प्रतिस्पर्धी हैं। व्यवसाय में वान फी से हारने के बाद कई लोगों पर बहुत अधिक कर्ज बकाया था और उनमें से अधिकांश ने आत्महत्या करने का विकल्प चुना।
आत्महत्या करने के बाद उनकी नाराजगी बनी रही और वानफी को परेशान करती रही। लेकिन वानफी के शरीर पर एक जादुई हथियार है और इन क्रोधी आत्माओं का वानफी से कोई लेना देना नहीं है। वे केवल वानफी के रिश्तेदारों से निपट सकते हैं। बेशक सामान्य परिस्थितियों में इतनी सारी क्रोधी आत्माओं का एक व्यक्ति को परेशान करना असंभव होगा। उसे लगा कि किसी ने वान परिवार पर गुप्त रूप से कोई जादू किया होगा। फिर वानफी और उनकी पत्नी के नेतृत्व में सू यून ने विला में प्रवेश किया और गंतव्य स्थान वान्या के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही वह पहुंची, उसने वान्या की चीखें और चीखें सुनी जैसे वह मर रही थी। सू यून दरवाजे तक गई और कमरे के अंदर का नजारा देखा। कमरे में मैंने लगभग 20 साल की एक लड़की को देखा, जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और बिस्तर से बंधे हुए थे। वह बिस्तर पर संघर्ष कर रही थी और बुरी तरह चिल्ला रही थी। लड़की पागल लग रही थी, उसकी आंखों में डर और डर था। निराशा का नजारा। सू यून ने फिर से धर्म आई का इस्तेमाल किया और इस बार उसने जो दृश्य देखा वह और भी भयावह था, क्योंकि पूरा कमरा तामसिक आत्माओं से भरा हुआ था। इन तामसिक आत्माओं ने वान्या को घेर लिया और भयंकर श्राप और गालियां देती रहीं। यहाँ तक कि कई तामसिक आत्माएं भी थीं जो लगभग वान्या में विलीन हो गईं। मैं जाऊंगा, इतने सारे, कितने लोगों ने ऐसा किया और वानफी ने अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाया। सू यून ने खुद से बड़बड़ाया। लेकिन इस समय क्रोधित आत्माओं ने एक ही समय में दरवाजे की ओर देखा और सू यून की आंखों से मुलाकात की। सच कहूं तो सू यून भी इतनी बुरी आत्माओं द्वारा घूरे जाने से थोड़ा असहज थी। वह लड़की, ऐसा लगता है जैसे वह हमें देख सकती है। क्या हमें पूछना चाहिए? ऐसा लग रहा था कि इन क्रोधित आत्माओं को कुछ अप्रत्याशित आश्चर्य का पता चला है और वे एक एक करके सू यून की ओर दौड़ पड़े। सू यून को थोड़ी घृणा महसूस हुई। वह मुनि और वांग लिंग की ओर देखा। जैसे ही वांग लिंग की नज़र सू यून से मिली, उसे पता चल गया कि कमरे में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। लड़की, सब कैसा चल रहा है? क्या मेरी बेटी को बचाया जा सकता है? वानफी और उनकी पत्नी ने उत्सुकता से पूछा। जब वे बात कर रहे थे, ये क्रोधित आत्माएं पहले ही दरवाजे पर आ चुकी थीं और लगातार सू यून से पूछ रही थीं कि क्या वे उन्हें देख सकते हैं। आप दोनों कृपया पहले नीचे जाएं। मैं आपकी बेटी की बीमारी ठीक कर सकता हूं, लेकिन मुझे बाहरी लोगों द्वारा देखा जाना पसंद नहीं है जब मैं लोगों को बचाता हूं। सू यून ने वानफी, उनकी पत्नी और लिन जियो से कहा। वे दोनों स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? श्रीमती वान ने बहुत चिंतित होकर कहा। जब सू यून ने ये सुना तो उसने तुरंत कहा, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं बस एक व्यवसाय खो दूंगा। इन शब्दों ने लिन जियो और वानफी को असहाय बना दिया। डॉक्टर वान, इसे भूल जाओ। नीचे जाना। आप जो चाहते हैं वह यह है कि आपकी बेटी सामान्य स्थिति में लौट आए। बेहतर होगा कि मिस सू को परेशान न किया जाए। लिन जियाओ ने उसे मना कर दिया। लिन जियो के मना करने के बाद वानफी और उनकी पत्नी अनिच्छा से नीचे चले गए। उनके नीचे जाने के बाद सू यून ने वांग लिंग से कहा, ओल्ड वांग, वहां जाओ और इसे ब्लॉक करो। बाद में शायद बहुत हलचल होगी। उन्हें पास मत आने दो। अगर वे आए तो बुरा काम करेंगे। वांग लिंग यहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सिर हिलाया और चला गया। वांग लिंग के भी चले जाने के बाद सू यून अनिच्छा से मुड़ी और दरवाज़ा बंद कर रही क्रोधित आत्माओं को देखा। इन क्रोधी आत्माओं से काली शक्ति निकल रही थी जो असहनीय थी। पूछना बंद करो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। सू यून ने सीधे तौर पर इन नाराज आत्माओं के सवालों का जवाब दिया। हालांकि जैसे ही ये शब्द बोले गए, ये क्रोधित आत्माएं अचानक पागल और जुनूनी हो गईं और सामूहिक रूप से सू यू पर हमला कर दिया और सू यू के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की। अफसोस की बात है कि जैसे ही वे बाहर आए, सू यून की तलवार म्यान से निकल गई। उसने प्राचीन तलवार निकाली और उसे लाल रक्त की धार के साथ काट डाला। ये बहुत घृणित है। बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके गायब हो जाएं। सू यून ने ठंडे स्वर में कहा। इस तलवार ने सैकड़ों क्रोधी आत्माओं को तुरंत नष्ट कर दिया। क्रोधित आत्माओं ने तीव्र चीखें निकालीं और अंततः शुद्ध आक्रोश शक्ति में बदल गईं, जिसे सू यून के शरीर पर तियानी पल ने अवशोषित कर लिया। क्या हुआ? वानफी और उनकी पत्नी नीचे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। जाहिर तौर पर उन्होंने एक अजीब सी चीख सुनी, इसलिए वे जल्दी से ऊपर जाकर पूछना चाहते थे। लेकिन वांग लिंग ने उसे रोक दिया। रुको, मेरा दोस्त बुरी आत्माओं को भगाने का अभ्यास कर रहा है। आप उसे परेशान नहीं कर सकते। अगर कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वांग लिंग ने उसे गंभीरता से याद दिलाया। वानफी और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हैं, लेकिन चाहे वे कितने भी चिंतित हों, वे बस चिंतित हैं। यदि आप अपनी बेटी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो भी आपको सू यू के साथ हस्तक्षेप करना होगा। क्या यह अराजकता नहीं फैला रहा है? डॉक्टर वान, शांत हो जाओ। यदि तुम दोनों वहां ऊपर जाओ तो क्या कर सकते हो? मिस्सू के काम में हस्तक्षेप करने के अलावा और कोई फायदा नहीं है। लिन जियो भी असहाय थी।
जहां तक सू यून के कमरे में क्रोधित आत्माओं का सवाल है, उन्हें मूल रूप से मिटा दिया गया था। ये बहुत आरामदायक लगता है। इतने आक्रोश की शक्ति ने मुझे कुछ आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी है। सू रुइन बाहर निकली और आह भरी। सू यून कमरे में चली गई। हालांकि कमरे में मौजूद लड़की शांत हो गई थी और रो नहीं रही थी या परेशान नहीं कर रही थी, फिर भी स्थिति आशावादी नहीं थी। सू यून ने केवल आसपास की क्रोधी आत्माओं को मार डाला जो लड़की के शरीर में गहराई तक प्रवेश कर गई थीं। इसमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। सू यून लड़की के पास गई और लड़की के शरीर की स्थिति का पता लगाने वाली थी, लेकिन अगले ही पल लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोली और सू यून को 2 आंखों से देखा, जिनमें से कोई पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। अपने काम से काम मत रखो, लड़की ने जमकर कहा और फिर सू यून पर हिंसक हमला करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से लड़की के हाथ पैर रोक दिए गए और वह सू यून को बिल्कुल भी नहीं छू सकी। वह केवल सू यून को चेतावनी और धमकी भरी आवाजें ही निकाल सकती थी। ये वह क्रोधित आत्मा थी जो सू यून से बात करने के लिए लड़की के शरीर का उपयोग कर रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने जीवन काल में कितनी भी नफरत की हो, आप पहले ही मर चुके हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्माएं भी गिनती में नहीं हैं। यदि तुम संसार में रहकर जीवितों को हानि पहुंचाओगे तो तुम्हें दंड दिया जाना चाहिए। सू यून ने ठंडी सांस ली और उसी समय एक हाथ का निशान बनाया। तभी उसके हाथ में मौजूद प्राचीन तलवार जल उठी और बुरी आत्मा उसकी तलवार से बाहर तैरने लगी। ये वह महिला भूत थी जिसे सू यून ने पहले बरामद किया था। मास्टर, बुरी आत्मा के बाहर आने के बाद उसने तुरंत सू यून को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। इस दुष्ट आत्मा को होनई कहा जाता है। ये नाम सू यून ने यादृच्छिक रूप से चुना था। जहां तक उनके जीवनकाल में उनके नाम की बात है तो इसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। जब बुरी आत्मा से ग्रस्त लड़की ने लाल कपड़े देखे तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। वे सिर्फ दुष्ट आत्माएं थीं। आत्माओं के बिना वे भी भूत प्रेत नहीं बन सकते। दुष्ट आत्माएं दुष्ट आत्माओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। जाओ और इस लड़की के शरीर से सारे भूत बाहर निकालो, सू यून ने संकेत दिया। होनई ने सिर हिलाया और फिर लड़की के शरीर में समा गया और फिर लड़की ने दर्दनाक कराहना और चीखें निकाली, क्योंकि ये भूत लड़की की आत्मा के साथ कसकर जुड़े हुए थे और उन्हें बाहर निकालना चाहते थे। ये निश्चित रूप से एक लड़की की आत्मा को तोड़ देगा। लड़की के शरीर में वे क्रोधित आत्माएं उसकी आत्मा से चिपकी हुई थीं, लेकिन कुछ ही समय बाद होनई अपने चेहरे पर ठंडी नज़र लेकर उन क्रोधित आत्माओं की ओर उड़ गई। क्रोधित आत्माएं सभी दिशाओं में भाग गईं क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया था। जैसे एक चील मुर्गे को पकड़ती है, होनई ने आसानी से इन सभी क्रोधी आत्माओं को पकड़ लिया और फिर उन्हें लड़की के शरीर से दूर खींच लिया। नहीं नहीं, हम बदला लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वानफी अपने वंशजों को काट डाले। आप इंसानों की मदद क्यों करना चाहते हैं? क्यों? क्रोधित आत्माओं ने होनई की ओर देखा और गुस्से से पूछा। लेकिन होंग यी ने व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति दिखाई। तुम्हारे पास आत्मा ही नहीं है तो बदला लेने की बात करने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? होनई ने अथक स्वर में कहा। क्रोधी आत्माएं अपने जीवन काल के दौरान मृतक की नाराजगी और आक्रोश का संयोजन हैं। वे वास्तव में बदला लेने के योग्य नहीं हैं। यदि आत्मा पुनर्जन्म में प्रवेश नहीं करती है और शत्रु से बदला लेने के लिए दुष्ट आत्मा में बदल जाती है तो ये समझ में आता है। लेकिन वास्तव में यिन और यांग अलग हो गए हैं। जब आप मर जाते हैं तो आप यांग दुनिया के जीवित प्राणियों से संबंधित नहीं रह जाते हैं। भले ही आप जिस लक्ष्य को मारना चाहते हैं उसके मन में आपके प्रति गहरी नफरत है, यह आपके लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कारण नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें यांग दुनिया के नियमों द्वारा शासित होती हैं। यही कारण है कि कई ताओवादी भिक्षु इन बुरी आत्माओं का सामना होने पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएंगे, न ही वे आपके स्पष्टीकरण को सुनेंगे। बेहतर तरीका यह है कि आपको पकड़कर बचाया जाए और आपको पुनर्जन्म में पुनः प्रवेश कराया जाए। इससे भी क्रूर तरीका यह है कि तुम्हारी आत्मा उड़ जाए और अगला जन्म न मिले। जैसे ही होंगी ने लड़की के शरीर से क्रोधित आत्माओं को बाहर निकाला, लड़की की चीखें भी बंद हो गईं। वान परिवार का जोड़ा, जिसे वांग लिंग ने नीचे से रोक दिया था, अब इसे सहन नहीं कर सका। इसे ठीक नहीं किया जा सकता। हम इसका इलाज नहीं कर सकते। अपने साथियों को रुकने के लिए कहें। श्रीमती वान उत्सुकता से चिल्लाईं, लेकिन वांग लिंग ने उसे जाने देने से इनकार कर दिया। आपने कहा था कि आप इसका इलाज नहीं कर सकते, तो आप नहीं करेंगे। यह इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया है, लेकिन आप इसे छोड़ना चाहते हैं। वांग लिंग ने ठंडी आवाज में कहा, लड़के, यह मेरा घर है और वह मेरी बेटी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरी बेटी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हो? अगर वह मार दी गई तो क्या होगा? वानफी दहाड़ उठी। जैसे ही वह दहाड़ा, दरवाजे के बाहर के अंगरक्षक अचानक अंदर आ गए। इस दृश्य ने वांग लिंग को चिंतित कर दिया। लेकिन उस समय जब इन अंगरक्षकों ने वांग लिंग को पकड़ लिया और आगे बढ़ने वाले थे, लड़की की चीखें बंद हो गईं और सू यून ने सभी नाराज आत्माओं को मिटा दिया था।
अच्छा काम होंगी, वापस आओ। सू यून संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। होनई तुरंत लाल बत्ती में बदल गई और प्राचीन तलवार पर लौट आए। इतना सब करने के बाद लड़की एकदम शांत हो गई और सू यून फिर से उसके पास आ गई। क्षमा मांगना, सू यून ने कहा। फिर उसने कुछ शर्मिंदगी के साथ लड़की के कपड़े उतारे और चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। निश्चित रूप से उसने लड़की की पीठ पर एक खूनी अभिशाप का निशान देखा। निश्चित रूप से किसी ने इस पर जादू कर दिया है। सू यून ने इसे लापरवाही से छुआ और खूनी अभिशाप का निशान गायब हो गया। उसी समय जियांगजू शहर में एक उदास आवासीय इमारत में एक वायुरोधी कमरा था। कमरा बहुत अजीब और निराशाजनक लग रहा था। हर जगह मंत्र लिखे हुए थे और वेदी के सामने एक वेदी थी। एक उदास आदमी चुपचाप किसी प्रकार का मंत्र पढ़ रहा था और उसके सामने एक कठपुतली में एक अजीब काली ऊर्जा बहती जा रही थी। लेकिन अचानक कठपुतली फट गई और आदमी ने मुंह से खून बहाया और पीछे की ओर उड़ गया। क्या ये असंभव? किसी ने मेरा जादू तोड़ दिया। शख्स के जमीन पर गिरने के बाद उसके हाव भाव बेहद बदसूरत थे। वंजिया की ओर देखते हुए, क्योंकि वान्या ने चीखना बंद कर दिया, वंजिया और उसकी पत्नी तुरंत स्तब्ध रह गए। कुछ देर बाद सू यून कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली तो उसने देखा कि एक दर्जन अंगरक्षक उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। शाही मकबरे को देखते हुए इस दृश्य ने सू यून को बहुत दुखी किया। आप क्या कर रहे हो? सू यून पूछा गया। जैसे ही लिन जियाओ ने देखा कि सू यून इतनी शांति से प्रकट हुई और वान्या ने चिल्लाना बंद कर दिया, उसे पता चल गया कि मामला खत्म हो गया है। डोंग वान, आप इन लोगों को जाने क्यों नहीं देते और जियो वान को जाने क्यों नहीं देते? आपकी बेटी की बीमारी ठीक हो गई है, लिन जियाओ ने जल्दी से कहा। वानफी ने भी तुरंत अंगरक्षक से वांग लिंग को जाने देने के लिए कहा। वांग लिंग ने भी राहत की सांस ली और रास्ते से हट गए। सूयू सीढ़ियां चढ़ने में बहुत आलसी थी और सीधे दूसरी मंजिल से कूद गई, जो 5 या 6 मीटर ऊंची थी और हल्के से जमीन पर गिरी। बॉडीगार्ड भी हैरान दिखे। उनमें से कई पहले सेना में थे और सेवानिवृत्त होने के बाद ही अंगरक्षक के रूप में काम करने आए थे। स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट है कि यदि एक सामान्य मनुष्य 5 से 6 मीटर की ऊंचाई से कूदता है तो भले ही उसकी मृत्यु न हो, लेकिन संभवतः उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। हालांकि सू यून एक पत्ते की तरह उतरा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह नीचे कूद रहा है, बल्कि नीचे तैर रहा है। पिताजी, माँ, क्या आप वहाँ हैं? जैसे ही सबकी नज़र सू यून पर पड़ी, दूसरी मंजिल पर वान्या के कमरे से एक लड़की की धीमी आवाज़ आई। ये देखकर वानफी और उनकी पत्नी ने तुरंत दूसरी ओर देखा, ऊपर गए और अपनी बेटी के कमरे में आए। जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी हमेशा की तरह वापस बिस्तर पर बैठ गई है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ज़ियाओया, बढ़िया, क्या तुम जाग रही हो? श्रीमती वान उत्साह से दौड़ी और अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसने लंबे समय से अपनी बेटी को नहीं छुआ है, क्योंकि जब भी वे उसके करीब आती तो वान्या उन पर हमला कर देती थी। सुयून सीधे लिविंग रूम में सोफे पर चली गई और बैठ गई। वांग लिंग और लिन जियो भी जल्दी आ गए। मैंने कहा, लाओ सू, क्या हो रहा है? वांग लिंग ने पूछा। सू यून ने अपने बगल में लिन जियो की ओर देखा और फिर समझाया, किसी ने इस छोटी लड़की पर जादू कर दिया है। ये सुनकर लिन जियाओ चौंक गए। उन्होंने केवल मंत्र वगैरह के बारे में ही सुना था। वे बुरी चीज़ें थीं और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। मंत्र? क्या अन्य अजनबी भी इन वांजिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? वांग लिंग ने पूछा। सू यून ने अपनी आवाज़ धीमी की और वांग लिंग को मोटे तौर पर वही बताया जो वह जानती थी। वांग लिंग ने यह सुनने के बाद वह डर गया। वहाँ अजनबी लोग गुप्त रूप से आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस प्रकार के व्यवहार से विदेशी बयूरों को निपटना चाहिए। तो क्या हमें विदेशी बयूरों को बताना चाहिए? वांग लिंग ने पूछा। सू यून को कोई परवाह नहीं है। यदि आप ये कहना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। मुझे वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल हम नहीं जानते कि जादू किसने किया है, इसलिए स्ट्रेंजर बयूरों को बताने से कोई फायदा नहीं होगा। सू यून ने कहा। जल्द ही वान्या अपने माता पिता के आराम में फिर से सो गई। इस बार वह सचमुच सो गई। आखिरकार इतने लंबे समय तक बुरी आत्माओं द्वारा क्षत विक्षत रहने से उसके शरीर को बहुत नुकसान हुआ था। वानफी और उनकी पत्नी भी जल्दी से नीचे आए और फिर सू यून के प्रति अपना आभार व्यक्त करते रहे। मिस सू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वास्तव में एक जीवित बोधिसत्व हैं, श्रीमती वान ने उत्साह से कहा। ये सही है मिस सू, आप मेरे वान परिवार की महान उपकारक हैं। वानफी को अब नहीं पता था कि अपनी उत्तेजना का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाए, लेकिन सू यून को ये शब्द सुनना अच्छा नहीं लगा। गपशप करना बंद करो, मैं लोगों की आपदाओं को खत्म करने के लिए उनका पैसा ले रहा हूँ। मिस्टर वान, आपको समझना चाहिए कि मेरा क्या मतलब है ना? सू यून ने याद दिलाया। वानफी ने सिर हिलाया और फिर सू यून और वांग लिंग को बातचीत के लिए अध्ययन कक्ष में जाने के लिए कहा। अध्ययन में प्रवेश करने के बाद वानफी ने दरवाजा बंद कर दिया। कृपया आप दोनों बैठिए, वानफी ने इशारा किया।
सुयून विनम्र नहीं थी। बैठने के बाद उसने सीधे वानफी को बताया, मिस्टर वान, आपकी बेटी पर जादू कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी ने गुप्त रूप से आपकी बेटी के साथ कुछ किया है। सुयून ने वानफी को वानया की स्थिति के बारे में बताया, क्योंकि वानफी निश्चित रूप से पूछेगी। और सुयून का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वानफी को यह जानना था कि क्या हो रहा था। वानफी बस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन वह विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसके स्तब्ध होने का कारण जादू शब्द था। मुझे नहीं पता कि आप इन चीज़ों को समझते हैं या नहीं। इसका कारण यह है कि आपके स्तर के लोगों को कमोबेश ऐसी बातें पता होनी चाहिए जो हम लोग नहीं जानते हैं। सुयून ने उसे जानबूझकर या अनजाने में याद दिलाया। जब वानफी ने यह सुना तो वह लगभग समझ गया। लड़की, तुम अजनबी हो ना? वानफी ने पूछा। सुयून ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराए। ये लड़का वास्तव में उस अजनबी के बारे में जानता था। हाँ, चूंकि तुम्हें उस अजनबी के बारे में पता है तो मैं उसे नहीं छिपाऊंगा। जिस व्यक्ति ने आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाया वह संभवतः अजनबी है। दूसरे पक्ष ने आपकी बेटी पर आपकी कंपनी की प्रतिस्पर्धा में अप्रत्यक्ष रूप से मारे गए मृतकों की नाराजगी को इकट्ठा करने के लिए दुष्ट जादू का इस्तेमाल किया। उन दुष्ट आत्माओं को दिन रात तुम्हारी बेटी पर अत्याचार करने दो और तुमसे बदला लेने दो। लेकिन मैं देख सकता हूं कि उनका निशाना आप होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से आप एक बहुत मजबूत सुरक्षात्मक हथियार ले जा रहे हैं। वे चीज़ें आपके पास आने की हिम्मत नहीं करती और केवल आपकी बेटी से ही निपट सकती हैं। सुयून ने याद दिलाया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वानफी ने तुरंत उनकी छाती को छुआ। उसके पास एक ताबीज था जिसे किसी विशेषज्ञ द्वारा पवित्र किया गया था। दरअसल वानफी के दिल में एक भूत था। आखिर उसे पता था कि उससे हारकर कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी और उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। हालांकि ये लोग इसके बारे में सोच ही नहीं पाए और अंत तक चले गए। वे वानफी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मारे गए थे। तो वानफी को पता है कि वह गुप्त रूप से दूसरों से बहुत नफरत करता है। मेरी कंपनी कानूनी रूप से काम करती है और कानूनी रूप से प्रतिस्पर्धा करती है। वे इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वह उनका अपना व्यवसाय है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? वानफी कहने से खुद को रोक नहीं सकी। मैं बस आपको बता रहा हूं, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। सुयून ने खुद से कहा। वानफी ने जोर से आह भरी। वह जानता था कि जब तक इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता नहीं चल जाता, यह मामला ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। आइए अभी इसके बारे में बात न करें। मिस सू, आप मेरी बेटी को बचाने के लिए कितना इनाम चाहती हैं? वानफी ने पूछा। सुयून हंसी, फिर एक उंगली बाहर निकाली। ये देखकर वानफी ने तुरंत अस्थायी रूप से पूछा, 100 करोड़। वांग लिंग, जो उसके बगल में बैठा था, उसकी सांस लगभग घुट गई थी। सुयून ने भी अपने मुंह का कोना घुमाया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा क्योंकि दूसरी पार्टी ने अधिक कीमत की पेशकश की थी। उसने मूल रूप से 10 मिलियन का भुगतान किया था, लेकिन उसे इस लड़के से उम्मीद नहीं थी। यह इतना भव्य है कि इसके एक कौर की कीमत 100 मिलियन है। अमीर लोग बिल्कुल अलग होते हैं। यही तो आपने कहा था। मेरा इतना कुछ मांगने का इरादा नहीं था, सुयून ने ईमानदारी से कहा। लेकिन वानफेई के विचार पैसे पर नहीं थे। कृपया मुझे एक हिसाब दें और यह अधिक से अधिक कल आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा, वानफी ने कहा। सुयून ने हंसी और फिर वांग लिंग को आंख मारी। वांग लिंग तेजी से आगे बढ़े और वानफी को खाते के बारे में बताया। वानफी को यह याद आने के बाद उन्होंने वित्त विभाग को मौके पर बुलाया और वित्त विभाग से इसे अपने व्यक्तिगत खाते से स्थानांतरित करने के लिए कहा। 100 मिलियन सुयून और वांग लिंग के खाते में गए। कॉल करने के बाद वानफी ने फिर से कहा, ठीक है, 100 मिलियन कल आ जाएंगे, लेकिन तुम दोनों, क्या तुम अब भी मेरे साथ एक और व्यवसाय करने में रुचि रखते हो? सुयून को पता था कि यह आदमी क्या करने वाला है, लेकिन वांग लिंग अभी भी उत्साह में था। पिछली बार उसने 2 मिलियन कमाए थे और इस बार उसने 100 मिलियन कमाए। ये सिर्फ एक सपना था। आप चाहते हैं कि मैं उस अजनबी से निपटूं जिसने आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाया है ना? सुयून ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैं जानता हूं कि एलियंस बहुत शक्तिशाली हैं। आम लोग निश्चित रूप से इसमें अच्छे नहीं हैं। यदि तुम इस कार्य को स्वीकार करने को तैयार हो, लड़की, मैं इसे पूरा होने के बाद व्यक्तिगत रूप से तुम्हें पुरस्कार के रूप में 200 मिलियन और दूंगा, वानफी ने कहा। पैसा उसके लिए कुछ भी नहीं है। इस आदमी का निजी खाता दसियों अरबों का है। उनकी राय में अपनी जान बचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करना बहुत बड़ी बात है। वांग लिंग उत्साह से काम रहे थे, जिसका मतलब था कि परियोजना पूरी होने पर वे कुल 300 मिलियन कमाएंगे। मुझे बताओ, क्या वह उत्साहित नहीं हो सकता था? सुयून गहरी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी बेटी से यह पूछने में मेरी मदद करनी होगी कि वह उस दिन कहाँ गई थी जब उसे अस्वस्थता महसूस हुई थी, सुयून ने कहा। वानफी ने सिर हिलाया, फिर तुरंत अध्ययन छोड़ दिया और अपनी बेटी के कमरे में चला गया ताकि वह केवल अपनी बेटी को फिर से परेशान कर सके। जल्द ही वह वापस आ गया
और सू यून को यह भी पता था कि वान्या को कहाँ भर्ती किया गया था, और यह नहीं पता था कि यह भाग्य की बात थी या क्या हुआ था। जहाँ वान्या थी, सू यून और अन्य लोग भी वहीं थे। यही वह दिन था जब सू यून ने सत्ता हासिल की थी। बिना प्रवेश किए उदास विध्वंस क्षेत्र में रुक गए। ये सुराग मिलने के बाद सू यून और वांग लिंग ने वांजिया मनो छोड़ दिया। ओल्ड वांग, ऐसा लगता है कि हम फिर से उस उदास विध्वंस क्षेत्र में जा रहे हैं। सू यून ने कहा, क्या हम पहले एलियन बयूरो में नहीं जाते? वांग लिंग ने वापस पूछा। सू यून ने इसके बारे में सोचा और यह निर्णय लिया उससे बात करने के लिए एलियन बयूरो जाना बेहतर होगा। वह देश और लोगों की रक्षा कर रही थी, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए वह वांग लिंग के इरादे से सहमत थी। 1 घंटे बाद पूरी दुनिया संकट में थी। सू यून और वांग लिंग फिर से झाओ यी के सामने बैठे। क्या आप अवैध एलियंस से निपटने जा रहे हैं? क्या हो रहा है? जब झाओ यी ने 2 लोगों की यात्रा का उद्देश्य सुना तो वह दंग रह गए। वांग लिंग ने तुरंत मामले को समझाया, लेकिन झाओ यी ने उसे नहीं रोका। उसके पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं था। क्या ऐसा है? उस स्थिति में कोई समस्या नहीं है। हालांकि मुझे आप दोनों का पीछा करने के लिए 2 लोगों को भेजना होगा और समय आने पर दृश्य को साफ करना होगा, झाओ यी ने कहा। सू यून को कोई आपत्ति नहीं थी और वह सीधे सहमत हो गई। बाद में झाओ यी ने अपना फ़ोन नंबर सू यून और वांग लिंग के पास छोड़ दिया। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो बस उन्हें कॉल करें। हर बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि झाओ यी सू यून के प्रति इतने विनम्र थे। निस्संदेह एक और बात भी है, सू यून उसका उद्धार करता है और उसकी दयालुता का बदला चुकाना आवश्यक है। वैसे मिस सू, एक बात है, मुझे आपको याद दिलाना है कि विदेशी दुनिया आपके मामले के बारे में पहले से ही जानती है। हमारे विदेशी बयूरों का अर्थ यह है कि हम आशा करते हैं कि आपका उन विदेशी दुनिया के संप्रदायों के साथ आकस्मिक संपर्क नहीं होगा। झाओ यी ने अचानक उसे याद दिलाया। सू यून थोड़ा स्तब्ध थी। वह सीधे तौर पर सहमत या असहमत नहीं थी, इसलिए उसने झाओ यी को एक अजीब नज़र से देखा। ये लुक झाओ यी को ये बताता हुआ प्रतीत होता है कि मैं अपने मामलों में जो चाहूँ कर सकता हूँ, बजाय इसके कि आप मेरे लिए व्यवस्था करें। झाओ यी ने बस 2 लोगों को जाते हुए देखा। अरे, उसे रोकना कठिन है, वह बहुत शक्तिशाली है। जब तक वह ताओवादी चुनयांग को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाती, मुझे डर है कि कोई भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। झाओ यी ने बैठने के बाद आह भरी। सू यून और वांग लिंग अपने निवास पर लौट आए। सू यून की इच्छा के अनुसार वह आज रात वहां देखने जाएंगी। दूसरा भाई, दूसरा बच्चा, हम बहुत समृद्ध हैं। हम 1 मिलियन से करोड़ों में अपग्रेड हो गए हैं। हम इतने पैसे के साथ क्या कर सकते हैं? जब वह अपने निवास पर लौटा तो वांग लिंग ने उत्साह से कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो। वैसे आज रात मत जाओ, सू यून ने अचानक कहा। वांग लिंग स्तब्ध रह गया। तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि आज रात चीजें अधिक परेशानी वाली होंगी? वांग लिंग ने भौहें चढ़ा दी। सू यून ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मुझे डर है कि मैं इससे नहीं निपट सकता, बल्कि यह कि लक्ष्य एक अजनबी है। लोग बुरी आत्माओं से अलग होते हैं। अगर उन्हें हराया नहीं जा सकता तो वे चालें अपनाएंगे। यदि आप मेरा पीछा करते हैं और दूसरा पक्ष अचानक आपको बंधक बना लेता है तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूंगा। सू यून ने ईमानदारी से कहा। वांग लिंग फिर से चौंका। उसने उसे अनुसरण करने के लिए मजबूर नहीं किया क्योंकि सू यून सही थी। वह बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति था। जब वह खतरे में था तो वह केवल सू यून को ही उसकी मदद करने दे सकता था। अरे ठीक है, मैं समझता हूँ। फिर आज रात सावधान रहना। हर चीज़ में सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। वांग लिंग ने निर्देश दिया। सो जाओ और कल रहने के लिए एक नई जगह ढूंढो। जब कल पैसा आएगा तो तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम्हें मेरी राय पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम पर्याप्त पैसा नहीं कमा सकते, सू यून ने कहा। वांग लिंग हंसे। इस प्रकार धीरे धीरे आकाश मंद हो गया। आसमान में अंधेरा छा जाने के बाद सू यून ने कपड़े का एक नया सेट पहन लिया। ये प्राचीन पोशाक दिखावे के लिए थी और अजनबियों से निपटने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। मुझे आज रात खेलने दो, सू रुइन ने अनुरोध किया। सू यून को कोई परवाह नहीं थी। इस तरह की बात को लेकर सू रुइन से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सू रुइन ने अपनी पसंद की लंबी काली पोशाक पहनी और फिर खिड़की से बाहर उड़ गई। ये सही है, उड़ते हुए। वह निश्चित रूप से सू यून की तुलना में नींव निर्माण क्षेत्र को नियंत्रित करने में अधिक कुशल है। ओह, आकाश में उड़ना अब भी अधिक आरामदायक है, सू रुइन ने आह भरी। क्या हम पृथ्वी से उड़ सकते हैं? सू यून ने तारों से भरे आकाश की ओर देखा और एक प्रश्न पूछा। लेकिन अफसोस की बात थी कि सू रुइन ने अपना सिर हिला दिया। यदि आप इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम नवजात आत्मा के दायरे तक पहुंचना होगा। यदि आपके पास नींव निर्माण के दायरे में ये क्षमता नहीं है तो इसके बारे में बहुत अधिक न सोचें, सू रुइन ने कहा। सू रुइन रात के अंधेरे में जल्दी से गंतव्य पर पहुंची।
गंतव्य पर पहुंचने के बाद सू रुइन एक ध्वस्त इमारत के शीर्ष पर उतरे, फिर अपनी धर्म आंखें खोली और विध्वंस क्षेत्र का निरीक्षण किया। निश्चित रूप से वहां जादूगर यहाँ जम गया है, सू रुइन ने अपनी आंखों में लाल रोशनी के साथ कहा। बोलना समाप्त करने के बाद सू रुइन ने फोन किया। अरे मिस्टर झाओ, मैं सू युन हूँ। मैंने पहले ही कार्रवाई कर दी है। क्या आपके लोग जगह पर हैं? सू रुइन ने पूछा। झाओ यी ने कॉल रिसीव की और तुरंत जवाब दिया, ये पहले से ही यहाँ है। हम पहले से ही आसपास हैं। लक्ष्य हल करने के तुरंत बाद आप हमें सूचित कर सकते हैं। निस्संदेह यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को जीवित रखने का प्रयास करें। इस तरह की चीज़ हम पर छोड़ना अधिक उचित है, झाओ यी ने याद दिलाया। सू रुइन को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने फ़ोन रख दिया। उसी समय विध्वंस क्षेत्र के ठीक बगल में एक बड़ा एक्सप्रेस ट्रक था और झाओ यी और एक अन्य अजनबी उसमें बैठे थे। निदेशक, हम अंदर जाकर क्यों नहीं देखते? मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि यह लड़की सू कितनी मजबूत है, तियांग सियाटोंग के एक कर्मचारी ने कहा। बकवास बंद करो। जो जानकारी मैंने आपसे जांचने के लिए कही थी वह कैसी है? इस अवधि के दौरान क्या तियानमेन से कोई अजनबी इस क्षेत्र में काम कर रहा है? झाओ यी ने पूछा। तियानमेन का एक अच्छा नाम है, लेकिन ये तियानमेन विदेशी दुनिया में एक संप्रदाय है जो विदेशी ब्यूरो के प्रबंधन का पालन नहीं करता है। ये भी अपेक्षाकृत गोपनीय संप्रदाय है। उनके संप्रदाय का पता कहाँ है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस तियानमेन संप्रदाय का उद्देश्य तियानमेन को फिर से खोलना और इस धर्म समाप्ति युग को अभ्यासियों के प्रभुत्व वाले युग में लौटाना है। इस तरह की चीज़ की अनुमति निश्चित रूप से एलियन ब्यूरो द्वारा नहीं दी जाती है। इसके अलावा उनका व्यवहार थोड़ा वर्जित है और विदेशी दुनिया के संप्रदाय भी उनके प्रति बहुत ठंडे हैं। हमें पता चला कि माओशान गुट के गद्दार सन बिंगरेन माओशान से अलग होने के बाद कुछ अवसरों पर तियानमेन के सदस्यों के साथ दिखाई दिए। लगभग 1 महीने पहले वह हमारे जियांगजू शहर में दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। झाओ यी, उनके बगल की एक महिला कर्मचारी ने उनके फ़ोन पर संदेश देखा और कहा। सन बिंगरेन, क्लास बी एलियन, माओशान गुट ने हमारे एलियन ब्यूरो को एक वांछित आदेश जारी किया है। माओशान के तरीकों के बारे में सोचते हुए इस प्रकार का जादू उन तरीकों में से एक है जिनमें वे अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि आज यही आदमी निशाना बनना चाहिए। झाओ यी बड़बड़ाया। मिस सू एक उंगली से इस स्तर के एलियंस को भी हरा सकती है। ये भी लेवल एलियन कोई मायने नहीं रखता। ये ठीक है। जिन अन्य लोगों ने सू युन को कार्रवाई करते देखा था उन्हें सू युन के बारे में बहुत राहत महसूस हुई। सू रुइन वर्तमान में इस क्षेत्र में लक्ष्य खोज रही है। यहाँ कई यिन आत्माएं हैं जो भूतों को परिष्कृत करने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। यहाँ यिन क्यूई वास्तव में भारी है। परवाह मत करो, बस सारी यिन क्यूई चूस लो। पिछली बार मैं यही करना चाहता था, सू रुइन ने कहा और फिर तियान्नी पल की पेशकश की। तियान्नी झू तुरंत विध्वंस क्षेत्र के ऊपर आकाश में उड़ गया और फिर एक बल छोड़ा जिसने इस स्थान पर सभी यिन क्यूई और यिन आत्माओं को निगल लिया। ये शक्ति बिल्कुल वही है जो सू रुइन चाहती है और यह उसके मन के हिस्से को बहाल करने में सक्षम होनी चाहिए। सू रुइन का इतना बड़ा कदम निश्चित रूप से उस अजनबी का ध्यान आकर्षित करेगा। क्या ये वह जगह नहीं है जहां सन बिंगरेन रहता है? ये सन बिंगरेन वास्तव में वही है जिसने वान्या को श्राप दिया था। उन्हें बंदाई ग्रुप की एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी से पैसा मिला। क्या हो रहा है? सन बिंगरेन ने भौहें चढ़ा दी, फिर जल्दी से कमरे से बाहर चले गए और बाहर की ओर देखा। ये देखकर उनकी अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। मैंने आकाश में बैंगनी रोशनी से भरा एक गोला देखा जो इस क्षेत्र में यिन ऊर्जा को निगल रहा था। जादुई हथियार। सन बिंगरेन भयभीत दिख रहे थे। सू रुइन ने उसे पहले ही देख लिया था, लेकिन सू रुइन ने कुछ समय के लिए उसे नज़रअंदाज कर दिया और यिन क्यूई को अवशोषित करना जारी रखा। केवल जब इस स्थान पर यिन क्यूई का कोई निशान नहीं बचा था तब वह संतुष्टि के साथ तियान्नी पल को वापस लेने में सक्षम थी। हाँ, बुरा नहीं है, ये राशि मेरी आत्मिक शक्ति का 10% बहाल करने में सक्षम होनी चाहिए, सू रुइन ने खुशी से कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसकी नज़र सन बिंगरेन पर पड़ी, जिसने आकाश में तैरती हुई एक आकृति भी देखी। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, अगले ही पल सू रुइन तेजी से आए और सन बिंगरेन के दाहिनी ओर गलियारे में दिखाई दी। ये दिलचस्प है, आपने आखिरकार मेरे ताओवादी संप्रदाय के तरीकों को देखा। बूढ़े लड़के, तुम जो अभ्यास करते हो वह ताओवादी संप्रदाय की आत्मा को नियंत्रित करने वाली भूत तकनीक है, सू रुइन ने मुस्कुराते हुए पूछा। सन बिंगरेन भयभीत थे। आप कौन हैं? सन बिंगरेन ने तुरंत सतर्क इशारा किया और उसके हाथ में और भी मंत्र थे। विदेशी दुनिया में माओशन संप्रदाय जादू टोने के हमलों और भूत प्रेत को नियंत्रित करने में अच्छा है तकनीकें। स्पष्ट रूप से कहें तो ये सबसे आम ताओवादी जादुई तकनीकें हैं। क्या आप वही हैं जिसने बंदाई समूह की सबसे बुजुर्ग महिला पर दुष्ट जादू किया था? सू रुइन ने पूछा। इस समय सन बिंगरेन को पहले से ही पता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कौन था। क्या तुमने मेरा जादू तोड़ दिया? लानत है उस औरत को, अपने खुद के व्यवसाय में दखल देने के लिए नरक में जाओ।
सन बिंगरेन ने अपने हाथ से तावीज़ निकाल लिया। ताबीज जारी होने के बाद ये तुरंत आग के गोले में बदल गया और सू रुइन पर लग गया। जब सू रुइन ने इस लड़के का हमला देखा तो वह थोड़ा हंसना चाहती थी। टीच, ये सिर्फ एक अग्नि तकनीक है और आपको अभी भी परिचय के रूप में मंत्रों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इस युग का ताओवाद वास्तव में पूरी तरह से गिरावट आई है। अग्नि तकनीक, अग्नि उल्का। सू रुइन ने अपना हाथ लहराया और आग के गोले दागे गए, जिससे सन बिंगरेन का हमला बेअसर हो गया। सन बिंगरेन चौंक गया और अपने कमरे में भाग गया और अपना जादुई हथियार उठा लिया। उनका जादुई हथियार महोगनी तलवार और घंटी है। वह जानता है कि यह महिला बहुत मजबूत है और उसे कड़ा संघर्ष करना होगा। सू रुइन ने स्पष्ट रूप से उसे सीधे नहीं मारा, बल्कि इस व्यक्ति को मजबूत साधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया।